बीजेपी के साथ इतना अच्छा कनेक्शन होने के बाद, मोदी जी का स्वागत करते सब कुछ होने के बाद, ऐसी क्या डील थी जो नहीं हो पाई सुनील शुक्ला की, जो बीजेपी के साथ आउट हो गए? जब मैंने देखा राज ठाकरे अपने व्यासपीठ पर गुड़ी पाड़वा के दिन, हिंदू त्योहार के दिन हिंदू को मारने की जब बात कर रहा है, जब इन्होंने बोला उसके बाद बीजेपी शांत बैठी है। भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी और शिवसेना कभी भी भ्रष्टाचार की फाइल को मिलके ही साइन करती है। देखो, भ्रष्टाचार आज से नहीं है, आजादी के पहले से होते आ रहा है। राजीव गांधी बोल रहे थे कि रुपए में शायद 4 आना पहुंचता नहीं है, शायद अभी 12 आना पहुंचता है, लेकिन 4 आना जेब में डालते हैं। सनातनी पार्टी बार बार बोलने के बाद आपको किसी एक समाज के नाम पे पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है। If I have to convince everyone, I have to sell ice cream. मुसलमान समुदाय का एक रिप्रेजेंटेशन टीम जो है, जो हमको दिख नहीं रहा, कितना पुश करता होगा, जो देवेंद्र फडणवीस को मंत्रालय में खुलकर उठकर बोलते हैं कि मैंने 52 मुसलमान जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया। उत्तर भारतीय बोरीवली से संजय उपाध्याय जी के बारे में कहा था कि लोगों ने 15 दिन नमक रोटी खाकर उत्तर भारतीय नेता आया है करके जिताया। आज जीतने के बाद उन्हीं हॉकर्स को, उन्हीं फेरी वालों को वो भगाना चाह रहे, और तो और वो बांग्लादेशी कह रहे हैं। आपने उनको खदेड़ा वहां से। ये बेचारे लोग भोले लोग हैं, उन्होंने वोट दिया, एक घर में से 4 लोग आके वोट करके गए। बाद में ये आदमी आके इनको साफ कर रहा है। एक बार इनसे वोट ले लो, बाद में इनको काट के यहाँ से फेंक दो। का एक बयान था कि भाजपा जो है वो गौ मांस जो सप्लाई करती है उस कंपनी से चंदा लेती है, और उसकी ऑडिट पे साइन पीयूष गोयल जी करते हैं। कहीं पर भी देख ले, रुक के हम उनको हाथ लगा के माथा लगाते हैं, हमारी माँ मानते हैं। उसका बोटी का अगर आप चंदा ले रहे हो तो आवाज उठाना है। इन्होंने 2019 तक लिया है। भेदभाव हमेशा हिंदू और मुसलमान में क्यों करती है सरकार, स्पेशली देवा भाव की सरकार कैसे करती है? मदरसों को 10 लाख, मौलानों को सैलरी जो है वो 16,000 रुपए हर महीने। तो मंदिर जर्जर पड़ी है, मंदिर के पुजारी को कोई तनख्वाह नहीं। ये कहाँ से आया था आपके दिमाग में? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं कि जुम्मा जाते हैं, वो आजान रोज लगाते हैं, तो हमारे रोज पूजा पाठ सुबह होता है, शाम को होता है। मंदिर का रख रखाव के लिए पैसा लगता है, सीडी के लिए पैसा होता है, मूर्तियों का रख रखाव का पैसा लगता है, कोई पूजा पाठ करते हैं उसके लिए पैसा लगता है। 1 रुपया नहीं देते हैं, लेकिन मौलानाओं को उन्होंने दिया, तो मैं तो स्पष्ट आवाज उठाऊंगा। तो आप कह रहे हैं कि हर बकरी ईद के दिन अवैध 25 लाख हथियार तैयार होते हैं, जो बाद में वो गलत काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदू के बच्चे ना, अगर उनको आज से मजबूत नहीं करोगे, आगे शायद वो तैयार नहीं हो पाएंगे लड़ाई के लिए। अगर मुसलमान समुदाय एक साथ तैयार हो जाए, एक आजान लगा दे और बोले कि आज हमको ये करना है, उनके पास तो हथियार पड़े हैं। 25 लाख बकरियां कटती नहीं है, 25 लाख नए हथियार आते हैं। कोई मुस्लिम परिवार राम मंदिर जाए या कोई हिंदू ईद मनाए, क्या इससे भाईचारा बढ़ेगा या विवाद होगा? मेरे घर पे अगर आप आओगे, पूजा होगा, तो मैं हिंदू को प्रसाद देता हूँ, पूछ के नॉनवेज नहीं खाया तब देता हूँ। मुसलमान को मैं नहीं देता हूँ प्रसाद, उसको बाकी कोल्ड ड्रिंक दे दूंगा, बाकी चीज दे दूंगा, प्रसाद नहीं देता हूँ। कारण है कि शायद उसने कुछ खाया होगा। ये जो बार बार बोला जाता है कि हिंदू खतरे में जाग जाओ, हिंदू खतरे में जाग जाओ, क्या ये राजनीतिक नारा है कि ये सचमुच है? मैं एक नेता का नाम लेता हूँ, नीतीश राणे जी। पहले वो संघ के विरुद्ध बोलते थे, हाफ चड्डी वाले। जैसे वो बीजेपी में आ गए तो संघी हो गए, उससे बड़ा कट्टर हिंदूवादी हो ही नहीं सकता। नीतीश राणे जी जो इतना बात कर रहे हैं, इनको तब बोलना चाहिए था जब मौलानाओं को वेतन दिया गया ना, कि मत दीजिए या हिंदुओं को भी दीजिए, तो ये आज मंत्री छोड़िए, ये विधायक भी नहीं बनते। हिंदू को मजबूत कर लिया तो काम खत्म, आपका एजेंडा खत्म हो जाएगा। एजेंडा खत्म। मुसलमान को मजबूत करते जाओ, उसको सब देते जाओ, और हिंदू खतरे में बोलते जाओ कि उत्तर भारतीय महापौर बनेगा, और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ आप बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसका सबसे पहला मुख्यमंत्री एक मराठी हो सकता है, तो क्या महाराष्ट्र के मुंबई में एक उत्तर भारतीय महापौर नहीं बन सकता है? हर नगर सेवक की तुलना में इस बार सबसे कम नगर सेवक में अच्छे नगर सेवकों का टिकट काटा गया और नए लोग को दिया भी नहीं गया। तो कहीं नहीं लगता कि ये आपकी गलती है? बीजेपी जानती है कि मेरे यहाँ पर महाराष्ट्र में जितने उत्तर भारतीय हैं, ये लगभग कमजोर लोग हैं। तो लोगों का मानना था कि आपको पूरी डील, पूरी फंडिंग जो है, और पूरा सपोर्ट एमएनएस से मिल रहा है। जहाँ तक फंडिंग का सवाल है, ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी है जो सुनील शुक्ला को खरीद सके। नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ क्रांतिकारी मैं कह सकता हूँ, जो समाज के लिए, अपनों के लिए हमेशा लड़ता है। मेरा मानना है वही एक क्रांतिकारी होता है। क्रांतिकारी का मतलब ऐसा नहीं है कि जो अपने देश के लिए या आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा हो वो क्रांतिकारी होता है। अपनी बातों को खुलकर रखना और जो सच है उसके लिए बिना डरे हुए लड़ना, अपनी बातों को बार बार रखना और उस बात पे अमल रहना ही क्रांतिकारी है। जीत और हार वो आखिरी फैसला है,
लेकिन उससे लड़ते रहना ही एक क्रांतिकारी की निशानी है। ऐसे एक क्रांतिकारी अपने समाज के लिए, उत्तर भारतीय समाज के लिए सतत लड़ते रह रहे हैं, वो है पंडित सुनील शुक्ला जी। आज हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद गौरी भैया, बताइए। सर, काफ़ी कुछ सुना है आपके बारे में और एक क्रांतिकारी वाली इमेज है आपकी। मुझे लग रहा है कि जब अंग्रेज गुलाम था उस समय आप जैसे इंसान की ज़रूरत तो थी, क्योंकि काफ़ी ऐसे नेताओं ने जो मिलकर लोगों से बात कर कर के लोगों को जगाया था। उस समय मुझे लग रहा है आप जैसे इंसान की भी ज़रूरत थी जो मिल के बात करके लोगों को जगा सकता था। तो सर, मेरे बिंदास बोल मेरा पॉडकास्ट है जहाँ पे ये बात ही है कि हम उसी को बुलाते हैं। अप्रोच हमें भी बहुत होते हैं, लेकिन जो बिंदास बात कर पाए, क्योंकि लोग दब दबा के बहुत बातें करते हैं और मैं बोलता हूँ कि जीवन में है क्या, बातें ही करना है। हम किसी के प्रति कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो बातें हमारे दिल में हम खुल के बात करें। तो बिंदास बोल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सर थोड़ी परिचय में, जहाँ पे आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, पढ़ाई कैसे हुई, कहाँ पैदा हुए। जन्म मेरा मुंबई में हुआ है, आर्थिक राजधानी, उस समय बॉम्बे नाम था। और समाज के बहुत सारे लोग उस समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे दादा खुद आर्मी में रह चुके हैं, मतलब ये समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर भी उन्होंने देखा है। और आज वही छवि मेरे में आया है। ऐसे मेरे समाज के लोग और मेरे घर के लोग बोलते हैं कि ये दादा का रूप लिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ व्यक्ति खुद में तो जी लेता है, जानवर भी जी लेता है। जो व्यक्ति अपने समाज के लिए खड़ा ना हो सके, एक कहावत है, जो ब्राह्मण अपने समाज को ज्ञान ना दे सके, जो क्षत्रिय अपनी समाज की रक्षा ना कर सके, जो वैष्णव अपने समाज को भेंट ना दे सके, ऐसा क्षत्रिय, ऐसा ब्राह्मण, ऐसा वैष्णव समाज के लिए चंडाल का रूप होता है। इनका ना होना ही उचित है जी। ये चीज़ मेरे जहन में उतरा हुआ है। जब कोई कमज़ोर व्यक्ति पर कोई अत्याचार हो रहा है, चाहे वो आज़ादी के पहले की बात कर लो या अभी की बात कर लो, जब गरीब या एक निहत्था व्यक्ति पर कोई आक्रमण करता है, तो हर एक व्यक्ति के जहन में आता है कि मैं इसका मदद करूं। यही मैंने भूमिका निभाई है। और जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, मुंबई। मैं खुद को अपने आप को पहले महाराष्ट्र का समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ 2018 का। अपने देश के लिए कांस्य पदक लाया हूँ। मेरी बिटिया ने बोला कि पापा मैंने आपको खेलते हुए नहीं देखा है, मुझको खेलते हुए देखना है। बोला बेटा तेरा पापा खेलेगा नहीं, तेरा पापा जीतेगा। तो ये हौसला, ये बिलीव है मेरे में, और कांस्य पदक लाया मैंने अपने देश के लिए। तो जब टूर्नामेंट लड़ा जाता है तब ऐसे हम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे जब स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्कूल का नाम लिया जाता है। लेकिन अब जब बॉम्बे से सेलेक्ट हो जाते हैं तो मुंबई मुंबई बोलते हैं। उस समय बॉम्बे बॉम्बे था। और जब महाराष्ट्र से अब जीत के दूसरे राज्यों के साथ चुनाव लड़ते हो, या सॉरी मैं बोलता हूँ कंपटीशन लड़ते हो जी। तो महाराष्ट्र ऐसे गर्व से बोलते हैं, उससे देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। तो महाराष्ट्र तो मेरे दिल में है और मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। और मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति जो है जन्मा है वो अपने आप को पहले महाराष्ट्रन समझता है, उसके बाद वो देशवासी समझता है, हमारे पुरखे कहीं के भी हो। तो मेरी जो लड़ाई है यहाँ पर हर एक गरीब व्यक्ति के लिए, ये नहीं है कि मैं उसका आड़नाव पूछता हूँ कि तू कहाँ का है। मैं पहले उसकी मदद करता हूँ ये सोचकर कि उसको ज़रूरत है, क्योंकि समाज उसकी तरफ नहीं देख रहा है, या शक्तिमान व्यक्ति उसको नहीं देख रहा है, एक समर्थवान व्यक्ति उसको नहीं देख रहा, वो मुझसे कुछ उम्मीद रखा है। तो कम से कम जो इंसान के नाते जो भी मेरे पास है, जो भी तन मन धन लगाना है, जो अपनी सोच लगाना है, जो मेरी टीम लगाना है, एक लीगल टीम का फौज खड़ा कर चुका हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे खतरनाक अगर कोई व्यक्ति इस धरती पर है वो है जो जज, जो माइलॉर्ड होता है, जो भगवान को आर्ग्यूमेंट करता है। तो मैं वो फौज तैयार कर चुका हूँ। और आज 128 एडवोकेट की टीम, यहाँ से मुंबई से लेके दिल्ली तक मेरी टीम है। तो हम समाज का मदद करने के लिए एक सुनील शुक्ला ने एक छोटा सा एक स्टेप आगे लिया है। मैं समझता हूँ समाज इस चीज़ को जानने लग गया है, क्योंकि एक स्वार्थ होता है कि मैं कर क्यों रहा हूँ जी। वो स्वार्थ आप कुछ समय तक निभा सकते हैं, उसके बाद है ना समाज देखता है कि आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो यानी कि आप समाज के लिए खड़े हो। दूसरा, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझको कुछ मिलना है, कि मेरे को कुछ आएगा या कुछ मुझको ताकत मिलेगा। मैं समझता हूँ समाज को मजबूती देने से आप कम से कम एक कर्तव्य निभा रहे हो कि एक इंसान होने के नाते अगर ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है, तन मन धन मिल दिया है,
आपकी वाणी अच्छी है, आपका शरीर चल रहा है, तो आपको अपने समाज के लिए खड़ा होना जरूरी जरूरी है। है। जी सर, आपकी पार्टी उत्तर भारतीय विकास सेना 2022 में रजिस्टर्ड हुई, हो सकता है कोई डेट ईयर गलत हो तो आप बोलिएगा, 2022 में रजिस्टर्ड हुई है। मेरा ऐसा सर्वे है कि आपकी पार्टी जब रजिस्टर्ड हुई थी तो उत्तर भारतीय विकास सेना नाम नहीं था, नहीं था, यूनाइटेड कांग्रेस, यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी। हाँ, यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी करके थी। एकाएक 2024 में आपने उसका नाम चेंज किया, या 2024 या 2025 ऐसी कुछ चेंज किया आपने, क्या कारण था यूनाइटेड कांग्रेस से सीधा उत्तर भारतीय विकास सेना? ये 2022 में चेंज हुआ नाम है। 2022 और में रजिस्टर्ड हुआ है। ना ये रजिस्टर्ड तो 2000 आप बोल सकते हैं 19 का है। अच्छा, ठीक। ओके। तो स्टेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, नेशनल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और एक संघ विचारधारा से मैं चलता हूँ। सुनील शुक्ला नाम है, हिंदू है। ये कांग्रेस शब्द है ना, कांग्रेस का मीनिंग अलग है, कांग्रेस लोग समझ नहीं पाए। कांग्रेस यानी कि समूह, इंग्लिश में कांग्रेस है, हिंदी में समूह होता है। मैं पूरे समूह को साथ में लेके चलना चाहता था, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा कि इस चीज़ से अगर कोई प्रभाव गलत गिर रहा है या लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो बदलाव करना जरूरी है, और बदलाव करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्टता होना जरूरी है। और जहाँ तक महाराष्ट्र में या राज्य में अगर अब देखा जाएंगे, वापी दमन सिलवासा गुजरात अगर देखेंगे, तो यहाँ पर लगभग महाराष्ट्र छोड़कर बाकी जगह पर वापी दमन सिलवासा में 65% उत्तर भारतीय हैं, और गुजरात में 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन है, क्योंकि गुजरात के लोग पलायन कर लेते हैं, वो जगह बेच के निकल जाते हैं। जैसे यूपी बिहार के लोग क्या करते हैं, वो झुग्गी होगा तो भी रखेगा, छोटा सा घर होगा तो भी रखेगा, बोले मेरे पुरखों की निशानी है जी। तो वापी दमन सिलवासा गुजरात, ये मेरा टारगेट है कि मेरे समाज यहाँ पर वंचित है। दूसरा, गुजरात में अगर महाराष्ट्र का बात करूँ, तो महाराष्ट्र में लिपित जो है देवनागरी में होता है, तो मराठी हिंदी हम समझ पाते हैं। जैसे मराठी में अगर पुलिस स्टेशन में कुछ कार्रवाई हो रहा है, या बीएमसी होगा, कलेक्टर है, सारे में होगा, तो मराठी समझ पाएगा, लेकिन गुजराती नहीं समझ पाता है। वहाँ पे महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं वाइट कॉलर स्टेट है, गुजरात इज अ ब्लू कॉलर स्टेट, लेबर स्टेट है, और वहाँ मेरे लोग की परिस्थिति और खराब है। तो मैं समझता हूँ कि मैं पूरे जग को संभाल नहीं सकता हूँ, मैं एक देश को नहीं संभाल सकता हूँ, कम से कम अपने समाज के लिए मैं इन राज्यों में इनको ताकत दे सकता हूँ। तब नाम चेंज हुआ, उत्तर भारत में रहने वाले, उत्तर भारत यानी यूपी बिहार नहीं, ये ध्यान से सुनिए आप, 11 राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। महाराष्ट्र से लेके वापी दमन सिलवासा गुजरात, आप पकड़ लीजिए राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, ये सब राज्य को उत्तर भारत माना जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़ोगे तो। हाँ। तो उत्तर भारत के 11 राज्य को संबोधित करता है ये उत्तर भारतीय विकास सेना। एक नेशनल रजिस्टर्ड पार्टी है, महाराष्ट्र में भी रजिस्टर्ड है, हर एक चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड इसके लिए अनिवार्य है कि आपको अगर ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने हैं या महानगर पालिका चुनाव लड़ने हैं, तो महाराष्ट्र उस राज्य में आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और लोग समर्थन करते हैं। अब सत्ता तो समय लगेगा। आप पार्टी रजिस्टर्ड करने के बाद आज बहुत ही तेज़ी से उत्तर भारतीय विकास सेना का प्रचार हो रहा था, प्रसार हो रहा था, लोग जुड़ रहे थे, और आपकी पार्टी ने यहाँ तक कि बीजेपी को भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। मोदी जी जब मुंबई आए थे तो आपकी पार्टी ने उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया था, वेलकम किया था, और आप भी बहुत इन्वॉल्व थे। आशीष शेलार जी के साथ आपका वीडियो देखा गया है, सब कुछ सही था। एकाएक क्या हो गया? क्योंकि लोग बोलते हैं, ये समझ के चलिएगा कि आगे के जितने भी सवाल होंगे, मेरे सवाल पर्सनल नहीं है, मैं पर्सनली ऐसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया या जो मेरी रिसर्च टीम है उसने सवाल बनाई होगी। लोग बोलते हैं कि बीजेपी के साथ इतना अच्छा कनेक्शन होने के बाद, मोदी जी का स्वागत करते, सब कुछ होने के बाद, ऐसी क्या डील थी जो नहीं हो पाई सुनील शुक्ला की, जो बीजेपी के साथ आउट हो गए? देखो, देश में कौन सा राज्य हो, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपकी पार्टी उतना सक्षम है वहां तक पहुंच पाए। तो देश में एक हिंदू राज्य हो, तो उसके लिए बीजेपी जैसा विकल्प दूसरा है नहीं, तो हमको देना होगा। ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है तो आपको वही चूज करना होगा, चाहे पसंद करो ना करो। हमने स्वागत किया था, यहाँ तक कि हमारी एक गठबंधन भी आप बोल सकते हो, जो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, हमने बोला कुछ नहीं चाहिए, हमको इस बार भी बीजेपी सरकार सेंटर में चाहिए। जहाँ तक सेंटर का सवाल है, मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं बीजेपी को समर्थन दूंगा, क्योंकि मेरे पास विकल्प कांग्रेस या तो बीजेपी है, तो मेरे को एक ही को करना होगा, वो है बीजेपी। मैं खुद संघी हूँ, प्राथमिक शिक्षक हूँ। जहाँ तक राज्य का सवाल है, महाराष्ट्र राज्य का सवाल है,
महाराष्ट्र राज्य में मेरा उत्तर भारतीयों को परिस्थिति अगर आप देखोगे, अगर यूपी बिहार में जैसे परिस्थिति वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे उसको परदेसी माना जाता है, चाहे उसकी 3 पीढ़ी यहाँ रहती हो, वो अनंत काल तक परदेसी है। 4 पीढ़ी के बाद भी आप और हमारे बेटे जो हैं, उनके बेटे के बेटे को भी परदेसी माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि समाज कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ा हो जब जनसंख्या आपकी बढ़ जाए किसी राज्य में। इसलिए नहीं कि हमको ताकत चाहिए, सत्ता चाहिए। आप मेरे से ये कभी नहीं सुनोगे कि मैं सत्ता चाहता हूँ या ताकत चाहता हूँ। मैं मेरे लोगों का एक बोलते हैं हितैषी समझकर उनकी सुरक्षा चाहता हूँ। और सुरक्षा किस तरह पे होता है? मारने से नहीं, केवल उसका उद्योग, उसका काम धंधा बंद करना, उसको खत्म करना, उसको यहाँ से पलायन करना। दूसरी छोटी छोटी पार्टियां जो यहाँ पर हिंदू को बांटने का काम कर रही है, और जब सत्ताधारी पार्टी आग मूंद कर, ठीक है, अगर वो आग मूंद कर बैठी है तो मुझको तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, चाहे वो सत्ताधारी। हमारे घर में अगर कलेश होता है, कोई गलत व्यक्ति, तो इसके लिए मैं घर में झगड़ा कर रहा हूँ तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि मेरे को गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाना है। तो जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, स्टेट में उत्तर भारतीयों का शोषण होते हुए देख रही थी। सुनील शुक्ला को आवाज़ उठाने की जरूरत भी नहीं थी, मैं शांत बैठ सकता था। लेकिन जब मैंने देखा राज ठाकरे अपने व्यासपीठ पर, एक मंच पर, जब गुड़ी पाड़वा के दिन, हिंदू त्यौहार के दिन हिंदू को मारने की जब बात कर रहा है, वो ये नहीं बोल रहा किसी मुसलमान समुदाय के विरुद्ध जाओ या इसके विरुद्ध जाओ। जो व्यक्ति भोंगे के विरुद्ध बात कर रहा था, जिसको हम लोग चाहने लगे थे, यहाँ तक कि मैं ऐसा बोलूँगा, मैं एक व्यक्ति है जो राज ठाकरे को अयोध्या ले जाना चाहता हूँ। ये मेरा प्रयास था कि मैं ऐसे काम करूं कि उनको कन्विंस करूं कि उत्तर भारतीय प्रेमी होते हैं, लविंग लोग होते हैं, आप वहाँ आइए, देखिए हम कैसे हैं। उसके लिए मैं वो प्रयास भी कर रहा था। लेकिन जहाँ पर उनका मैंने व्यासपीठ पे सुना कि जिसको मराठी में बोलने को नहीं आता है, त्याच्या कानफडत मारा, ये मुझको ठेस लगा कि आप टारगेट कर रहे हो उत्तर भारतीयों को। क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं, जैसे अगर मेरे दादा मिलिट्री में थे और महाराष्ट्र में अगर आए हैं तो मराठी बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब देश की रक्षा कर सकते हैं, गोली खा सकते हैं, तो तुम मराठी बोल के उससे कान पे मारोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब मैंने देखा कि ये जब इन्होंने बोला, उसके बाद बीजेपी शांत बैठी है। जब बीजेपी शांत बैठी तो किसी ना किसी व्यक्ति को तो उठना पड़ेगा समाज से। मेरे घर पे कोई आ रहा है तो मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई कौन मेरा साथ दे रहा है, मैं तो उठ जाऊंगा। तो मैं समाज को मेरा घर समझता हूँ। और जब मेरे समाज के साथ ऐसा हो रहा था तो इसके लिए गुहार मैंने लगाया। ये ध्यान में रखिए, राज ठाकरे के पर सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले मैंने पूरे रेमेडी एग्जॉस्ट कर लिया था। यहाँ की होम मिनिस्ट्री को अप्रोच कर लिया, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री दिल्ली स्वयं जाके, वहाँ इलेक्शन कमीशन में जाके मैं आया कि देखो ये व्यक्ति जो है राज ठाकरे है, ये एक अलग राजनीति कर रहा है, मारने की राजनीति कर रहा है। ये राजनीतिक मंच पे अगर ये बोल रहा है तो इसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए या कम से कम इस पर गैग लगाया जाए। सब रेमेडी एग्जॉस्ट करने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास एक ही विकल्प होता है, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना। और मैंने संवैधानिक हक जो है वो मैंने निभाया। और कोई भी व्यक्ति, मैं ये बोलूँगा कि मेरे साथ मेरा स्टाफ पूरा मराठी स्टाफ है। आज से तो नहीं मैंने रखा है, पहले से है। ये प्रेमी लोग होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो दंगा मारना उनको पसंद आता है और राज ठाकरे के वो फॉलोअर भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर मेरे को रोकना है तो मेरे को संवैधानिक रूप अपनाना था। मैं कहीं आंदोलन में कहीं उतरा नहीं, कोई मैंने इन्होंने मारा तो मैंने किसी को भेज के मारने का काम नहीं किया। मैंने इनको नोटिस दिया, कम से कम 180 के ऊपर नोटिस अभी तक इशू हो गए हैं। राज ठाकरे के जितने भी लोग गैग लगा रहे थे या उल्टा सुल्टा गाली दे रहे थे, किसी पर भी परेशानी करते हैं, उनको नोटिस भेजा गया, क्लियर कट नोटिस दिया गया कि यहाँ नहीं आओगे तो भैया कोर्ट में आओगे। अब राज ठाकरे को हमने अगर नहीं छोड़ा, कोर्ट तक लेके जा रहे हैं, उन पर क्रिमिनल रिट डाल दिया। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट चालू है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, स्टिल ऑन। तो कोई बोले सुनील शुक्ला जी क्या करे, बोले चिंता मत करिए, कोर्ट में केस चालू है। तो मेरे समाज को अगर कोई हाथ उठा रहा है, कमज़ोर व्यक्ति पर हाथ उठा रहा है, तो कम से कम रोकने का कार्य तो कर सकते हैं जी। बस मैंने वो किया। आप बहुत बार भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी और शिवसेना कभी भी भ्रष्टाचार की फाइल को मिलके ही साइन करती है। क्या कुछ आपको ऐसा कुछ खबर है? देखो, भ्रष्टाचार आज से नहीं है, आज़ादी के पहले से होते आ रहा है, आगे भी होता जाएगा। बट एक चीज़ बोलेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है आज के तारीख में, आई शुड गिव क्रेडिट टू बीजेपी गवर्नमेंट। रीज़न वाई, भ्रष्टाचार तो होगा, अब क्या कहाँ किसको रोकोगे? हाँ, लेकिन कम से कम है कि काम दिख रहा है। अब हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार होता है। पहले जैसे राजीव गांधी बोल रहे थे कि रुपए में शायद 4 आना पहुँचता नहीं है, शायद अभी 12 आना पहुँचता है, लेकिन 4 आना जेब में डालते हैं।
दूसरा तरीके का भ्रष्टाचार आप बोल सकते हो कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री किसी एक व्यक्ति को देना, मैं इसको भ्रष्टाचार नहीं मानूंगा। कारण बोलता हूँ, ये पुराने लोग जो थे लूट मार करके, जैसे रीडेवलपमेंट अगर कहीं जाता है तो एक अभी समझ लो अडानी को दे दिया है या बड़े किसी व्यक्ति को दे दिया, तो वो एग्जीक्यूट करेगा। वरना क्या हो रहा था, चोरी चमाट का काम हो रहा था। तो इसको भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे। और मैं मानता हूँ आज की तारीख में सरकार अच्छा काम कर रही है। तो आप बोल रहे थे जो कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर भ्रष्टाचार की फाइलों पे साइन करती है, ये कौन सी शिवसेना? उद्धव की शिवसेना या ना, शिंदे की ना, शिवसेना? ना, ना, ना। सत्ताधारी साइन करती है, काम देती है, काम देने के बाद उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, हाँ, वो बात की बात आती है। हाँ, लेकिन जहाँ तक फाइल पे साइन कर रहा है और काम हो रहा है वो दिख रहा है। और मैं हमेशा राइट चीज़ पे बात करूँगा। बीजेपी इज डूइंग गुड वर्क इन महाराष्ट्र, केंद्र में भी अच्छा काम चालू है, और जहाँ पे क्रेडिट देना उनको देना जरूरी है। अच्छा, आप बार बार अपने आपके सारे स्पीच मैंने सुना है, बार बार आप अपने स्पीच में एक ही बात कहते हैं कि हम सनातनी हैं, यस, हम सनातनी पार्टी हैं, हम हिंदू को सपोर्ट करते हैं। यस। सनातनी पार्टी बार बार बोलने के बाद आपको किसी एक समाज के नाम पे पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है। देखो, इफ आई हैव टू कन्विंस एवरीवन, आई हैव टू सेल आइसक्रीम। अगर सबको खुश करना है तो आइसक्रीम बेचना पड़ेगा, तो सब खुश हो जाएंगे। तो मुसलमान समुदाय बोलेगा भैया आपने उत्तर भारतीय रखा लेकिन आपने मुसलमान को क्यों नहीं लिया? तो हमने ये बोला कि भैया मैं पहले मेरा घर संभाल रहा हूँ, सनातनी लोग हैं, सनातनी विचारधारा, आपके लिए तो और भी लोग हैं, आपके लिए ओबीसी समाज है, कांग्रेस है, यहाँ तक कि उद्धव भी है। तो मैं मेरे समाज को लेके चल रहा हूँ। कारण है क्योंकि देखो, आप अगर जो बीजेपी सरकार ने अभी एक समझिए 52 मुसलमान के जातियों को अगर देवेंद्र फडणवीस साहब ने सीएम होते हुए उनको ओबीसी का आरक्षण दिया है, यानी सोचिए कि मुसलमान समुदाय का एक रिप्रेजेंटेशन टीम जो है, जो हमको दिख नहीं रहा, कितना पुश करता होगा, जो देवेंद्र फडणवीस को मंत्रालय में खुलकर उठकर बोलते हैं कि मैंने 52 मुसलमान जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया। अच्छा, आरक्षण किस पे चीज पे दिया? आप क्या कार्य करते हो? अगर आप शेख है, बोलते हैं मैं कड़िया हूं, तो आप ओबीसी। आप बोलते हैं मैं खान हूं, मैं कड़िया हूं, तो बोले ठीक है आप भी ओबीसी। 52 लोगों को नहीं दिया, 52 जातियों, जिसमें लाखों लोग आते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो आरक्षण मिला है उन्हें सिर्फ और सिर्फ काम की बदौलत मिला है, ना कि सरनेम के हिसाब से मिला है? भैया सरनेम के हिसाब से तो एंजॉय तो पहले से कर रहे हैं। अब मुसलमान समुदाय कहाँ से बेनिफिट लेता है? एक तो माइनॉरिटी कोटा मिलता है, और माइनॉरिटी कोटा में मिल गया उसको, तो दूसरा कोटा क्या है? ओबीसी का कोटा, आरक्षण का कोटा उसको मिल रहा है। हिंदू को क्या मिल रहा है? मैं पर प्रांति की बात करूं, जो यहां पर जन्म है। अगर आप अहीर हो, महाराष्ट्र के हो, सचिन अहीर हो, तो आप ओबीसी हो। लेकिन आप अहीर हो, यूपी बिहार के आपके पुरखे हैं, आपका जन्म 3 पीढ़ी से यहां है, आपको ओबीसी नहीं माना जाएगा, आपको सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। भाई, मुसलमान समुदाय को अगर आप अभी दे सकते हो 52 जातियों को, तो क्यों ना मेरे ओबीसी एससी एसटी समाज को दिया जाए? ये मेरी लड़ाई है, ये सनातनी विचारधारा की लड़ाई मैं लेके चलूंगा। मुसलमान समुदाय के लिए देवा भाव काम कर रहे हैं, बाकी लोग काम कर रहे हैं, तो मैं मेरे समाज के लिए आवाज उठाऊं, और कोई भी इस चीज पर आवाज नहीं उठाने के लिए तैयार है। और दुर्भाग्य की बात है, हाँ एक चीज मैं थैंक यू बोलूंगा एकनाथ शिंदे साहब को। उन्होंने ये चीज बोला था अपने ये कॉर्पोरेशन चुनाव के पहले कि मैं जो भी जितने ओबीसी हैं उनको यहाँ पे उत्तर भारतीय को आरक्षण दूंगा। अगर ये पहल उन्होंने बोलने से किया है, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, उनके पास जाए कि आपने जो बोला है, आपकी वाणी जो निकलती सत्य होता है, तो उसको सत्य करिए। अगर देवा भाव ने एक काम किया तो एक दूसरा काम आप करिए। मैं आपको वादा करता हूँ, उत्तर भारतीय पूरे महाराष्ट्र के उठा के आपके झोली में डाल दूंगा, उनके वोट्स आपके पास आएंगे, क्योंकि मेरे उत्तर भारतीय ओबीसी एससी एसटी यहाँ पे जन्मों से वंचित हैं, और आते हुए उनकी 4 पीढ़ी यहाँ रहने वाली है, कोई यहाँ से पलायन नहीं करने वाला है, तो वो यहाँ वंचित होगा। कम से कम उनको ओबीसी का आरक्षण मिले, जैसे यहाँ पे बाकियों को मिला उनको भी मिले। तो ये आवाज मैं उठा रहा हूँ जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आवाज नहीं उठा पा रही है, बीजेपी खुद नहीं उठा पा रही, जबकि उनको उत्तर भारतीयों का वोट मिल रहा है, और मेरा बेचारा उत्तर भारतीय वोट दे रहा है। हॉकर्स को भगाया गया है, ये सभी हॉकर्स ने वोट दिया, सर पे रख के उनको मेरे ख्याल से जिताया है। जी नहीं है मेरे पास सर एक सवाल उसी रिलेटेड। अच्छा। आपने उत्तर भारतीय विधायक बोरीवली से संजय उपाध्याय जी के बारे में कहा था कि लोगों ने 15 दिन नमक रोटी खाकर उत्तर भारतीय नेता आया है करके जिताया। आज जीतने के बाद उन्हीं हॉकर्स को, उन्हीं फेरी वालों को वो भगाना चाह रहे, और तो और वो बांग्लादेशी कह रहे हैं।
संजय उपाध्याय खुद आउटसाइडर हैं, वो रहते हैं विले पार्ले। चुनाव कहाँ से लड़े? बोरीवली से। क्या लेन देन वहाँ का? क्या जानते हैं वहाँ के लोगों के बारे में? हॉकर्स के बारे में क्या जानते हैं? क्या उन्होंने वो गरीबी देखी है? क्या उनको मालूम है? क्या हॉकर्स के भी परिवार होते हैं, उसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, दुकान तो लेके बैठा नहीं है। और जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार का सवाल है, ऑलरेडी वेरीफाइड हॉकर्स जो हैं लगभग 98,000, उनको आपको रिहैब करके देने की जिम्मेदारी थी। नहीं हुआ, तब तक आप हला नहीं सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। आप क्या कर रहे हो वहाँ जाकर? पूरा हॉकर्स को नहीं है, ज़्यादातर मैं समझता हूँ 60-70% उत्तर भारतीय हैं, उनको आप वहाँ से खदेड़ रहे हो। आपने उनको खदेड़ा वहाँ से। ये बेचारे लोग भोले लोग हैं, उन्होंने वोट दिया, एक एक घर में से 4-4 लोग आके वोट करके गए, बाद में ये आदमी आके इनको साफ कर रहा है। अब यही हॉकर्स मेरे को अप्रोच करें कि शुक्ला जी इसको ये मुद्दे को उठाना है। बोले भैया आपने जिसको वोट दिया ना, आप उसके पास जाइए। आपको ताकत बनाना होगा, समाज को ना ताकत बनाना होगा, वरना क्या होगा? जैसे आज देख लीजिए रिक्शा वालों के साथ एक अलग व्यवहार चालू है। इट इज़ वेरी क्लियर इन द लॉ, एडुकेट नॉलेज होना चाहिए मराठी का। एडुकेट नॉलेज कैसा होता है? आप डिफाइन नहीं कर सकते मेरा नॉलेज कितना होना चाहिए, आप और मैं डिफाइन नहीं कर सकता आपका नॉलेज कितना। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट है, आपको मराठी समझना चाहिए। और हर एक उत्तर भारतीय जो देवनागरी का लिपित समझता है वो समझता है मराठी, लेकिन यहाँ कंपल्शन आ गया कि बोलना भी चाहिए। आप बात बोलिए, जो 15-20 साल से यहाँ रह रहा है, जो कभी मराठी नहीं बोल पाया, जिसके आजू बाजू में से उत्तर भारतीय रहते हैं, वो कहाँ से मराठी बोल पाएगा? तो संजय उपाध्याय जी का जो मुद्दा था वो बहुत क्लियर था। ये अंडर कारपेट मैटर था कि एक बार इनसे वोट ले लो, बाद में इनको काट के यहाँ से फेंक दो। वही काम हो रहा है। नहीं, वो बराबर सर, आपने विरोध किया और ये हाईलाइट इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि आप उत्तर भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हैं और आप उत्तर भारतीय विधायक के बारे में बोल रहे थे, तो ये थोड़ा हाईलाइट हुआ था सोशल मीडिया पे काफ़ी। लेकिन आपका पॉइंट भी वैलिड है, ऐसा नहीं है कि आप गलत कुछ कर रहे हैं। एक बात बताइए मेरे को, हॉकर्स को 1200 का फाइन है, पावती आपको दिखाऊंगा मैं। ये 1200 फाइन कौन ले रहा है? सरकार ले रही है, बीएमसी ले रही है। ना पुलिस ले रही है। अच्छा, पुलिस मार रही है। किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस आपसे 1200 रुपये वसूली कर रहा है आपके परिवार का। मतलब एक व्यक्ति जो 500 रुपये लेके जाके मार्केट से सब्जी लाता है, धोता है, उसको बीनता है, उसको बाद में मार्केट में खड़े होकर बेचता है, तपती धूप में बेचता है, वो व्यक्ति 500, 600, 800 कमाता होगा। सोचे 1200 रुपये इसके जेब से निकाल लेते हैं और उस दिन तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जमता। ये किसने डिसाइड किया? जैसे एक टाइम पे ना गाड़ी खड़ा करते थे तो 200 का फाइन होता था या 500 का फाइन होता था, अभी इन्होंने बढ़ा दिया, अलग बात है। तो सोचिए पूरा दिन 500 का फाइन लगाना और हॉकर्स पे 1200 का फाइन लगा, ये फिगर आया कहाँ से? क्योंकि जानते हैं कि ये हॉकर्स के जेब से 1200 निकाल लोगे ना तो अगला 2 दिन ये काम नहीं कर पाएगा, इसके पास पैसा नहीं रहेगा। तो भी हमारे लोग संघर्षी फिर से डेयरिंग करते हैं, जाते हैं, अगली बार दोबारा बैठते हैं। तो बीजेपी सरकार को ये सोचना जरूरी है कि उत्तर भारतीयों के कारण आज सत्ता में आप हो, केंद्र में आप हो, स्टेट में आप हो, और हमारे लोग जो यहाँ पर गरीब लोग हैं उनका साथ देना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। ये नहीं उठा के पलायन करो। उसके लिए संजय उपाध्याय बोलिए या किरीट सोमैया बोलिए, बहुत लोग हैं ये सब कार्य कर रहे हैं। और मेरे उत्तर भारतीय जानते हैं कि जब तक आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे, अलग खड़ा नहीं होगे, तब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी, ना कोई आपका मदद कर पाएगा। जी, आपका एक बयान था कि भाजपा जो है वो गौ मांस जो सप्लाई करती है उस कंपनी से चंदा लेती है और उसकी ऑडिट पे साइन पीयूष गोयल जी करते हैं। मैंने कहाँ बोला? मैं तो पेपर बता रहा हूँ, मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं बोला। ये इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड आप भी चेक कर सकते हैं, कोई भी साधारण व्यक्ति जाके चेक कर सकता है, आपको उसमें मिल जाएगा। पीयूष गोयल जी और फाइनेंशियल ऑडिट साइन करके ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। मैंने केवल पढ़ा, वो पढ़ने में ये दिख रहा था कि उनको जो पैसा आ रहा था, मतलब 2014 के पहले, मतलब जब तक वाजपेयी जी का सरकार था, जब तक वो थे, तब तक कभी भी लाइफ में गौ मांस का चंदा नहीं लिया गया। गौ हत्या 2017 में बंद हुआ, ये ध्यान में रखिए। लेकिन 2014 से लेके 17 तक जो भी पैसा आया है ये कंपनियों से, क्या उसमें गौ हत्या हो रही थी कि नहीं हो रही थी? और उस कंपनी से आप चंदा ले रहे हो। मैं क्या बोलता, क्या नहीं लेना चाहिए, इतना तो कम से कम मालूम होना चाहिए। हाँ, क्या खाना चाहिए ये तो, क्या नहीं खाना चाहिए ये तो मालूम होना चाहिए। सब कुछ खा ले ऐसा तो नहीं, बूफे तो नहीं है। तो ये गलत कार्य है। दूसरा, आप हिंदुत्व हो के अगर ये बात कर रहे हो कि गौ माता का रक्षा होना चाहिए,
गौ माता अगर बोलते हैं और उस चीज़ का चंदा आप ले रहे हो, मैं ये 2 रुपये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, चाहे मैं खुद संघी हूँ, लेकिन इसका आवाज़ उठाता हूँ। बहुत सारे संघ के लोग इस विचारधारा से सहमत है कि करेक्ट है। अगर हम हिंदू हैं, अगर गौ माता को हम कहीं पर भी देख ले, रुक के हम उनको हाथ लगा के माथा लगाते हैं, हमारी माँ मानते हैं, उसका बोटी बोटी का अगर आप चंदा ले रहे हो तो आवाज़ उठाना है। इन्होंने 2019 तक लिया है, मेरे ख्याल से अभी 2022 में भी डेटा है, इन्होंने लिया हुआ है। शायद मेरे बोलने के बाद अभी इन लोग ने चंदा लेना बंद कर दिया है, बंद कर दिया। और ये मैं आपको सेंटर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ से कोई बड़े व्यक्ति थे जिनका मेरे को फ़ोन आया कि शुक्ला जी गलती होगी, माफ़ हो गई, आगे प्लीज़ इस चीज़ को आगे मत बढ़ाइए, मत बोलिए। बोला यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि अब गलती पे माफ़ी मांगिए, और जो भी चंदा आपने लिया है ना, ये पैसा आप क्या करेंगे मालूम नहीं, ये पैसा तो आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप काम करिए, किसी दान में दीजिए, ठीक है ना, कोई दान में दीजिए, ताकि उस पैसे का ऐसा ना हो कि आपने कुछ गलत चीज़ किया। लेकिन आजकल तो दान के पैसे भी गायब हो जाते हैं। भैया बीजेपी को दान की कमी नहीं है, इतना बड़ा संगठन जो चला रहा है और एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन पैसे की कमी नहीं उनको। नहीं, लेकिन दान के पैसे, मैं राम मंदिर से आता हूँ भाई, मैं भी अयोध्या का ही हूँ, तो देखो चोरी नीचे हुआ है। अगर हम ये सोचेंगे कि ऊपर से रिलीज़ हुआ है और उसका डिसाइड था कि इसमें से पैसा निकालो, नहीं, ये नहीं होगा। चोरी होता है, मैं आपको भी बता, नाम खराब पूरे समाज का हो रहा है, एक शायद पार्टी का भी नाम खराब हो रहा है। अब मैं नहीं समझता मोदी जी उसमें कभी लाइफ में सोच सकते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जो देश के लिए सोच रहा है, उन्होंने नहीं किया। हाँ, उनके नीचे के लोग जो अपॉइंटेड हैं, IAS ऑफिसर हो गए, उनके नीचे जो अपॉइंटेड हो गए, उन्होंने मिल के किया होगा, और हुआ है, जो दिख रहा है वो है सबके सामने। आपने एक वक्तव्य दिया था कि भेदभाव हमेशा हिंदू और मुसलमान में क्यों करती है सरकार, और वो भी स्पेशली देवा भाव की सरकार कैसे करती है। मदरसों को 10 लाख, यस, मौलानों को सैलरी जो है वो 16,000 रुपये हर महीने, तो मंदिर जर्जर पड़ी है, मंदिर के पुजारी को कोई तनख्वाह नहीं। ये कहाँ से आया था आपके दिमाग में? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है आपके राज्य में, वो जानना जरूरी है। अब राजनीति में अगर हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी है। जब मैं अपने समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ, हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उत्तर भारतीय केवल नाम, देखो कहीं ना कहीं से भगत सिंह भी कहीं जन्म तो लिए, वो पंजाब के, तो पंजाबी बोल के आप उनको अपना आदरणीय नहीं मानोगे, ऐसा तो नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज हृदय, मतलब हिंदू धर्मोद्धारक का, मतलब उनके कारण आज हमारे घर में भगवान की मूर्ति हम पूजा कर पा रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ, वरना हम भी शायद कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी कमज़ोर लोग हो गए, हम लोग नहीं हुए। तो जहाँ तक बीजेपी पार्टी 2 रूप अपनाती है, हिंदू से वोट तो ले लेते, लेकिन काम कर रही थी मुसलमानों के लिए। जो वेतन का बात था, ये मैं तो नहीं बोल रहा, उन्होंने खुद डिक्लेयर किया। मुझको तो बाद में समझता है, ये सब चीज़ पहले नहीं समझता है, न्यूज़पेपर में आ गया, बाद में क्लियर मैंने देख लिया कि इन्होंने फंडिंग दे दी है मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में से। इन्होंने, उसका काम होता है लोन देना, 90% सेंटर देता है, 10% स्टेट देता है। माइनॉरिटी में केवल मुसलमान नहीं आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, ठीक है ना, क्रिश्चियंस आते हैं। अगर आपने मुसलमान मौलानाओं को वेतन देने का अगर तय किया है, तो मेरे पंडित पुजारी क्या जो पूजा पाठ करते हैं, जो क्लासिफाइड मंदिर नहीं है, जैसे सरकार के नियंत्रण में आ रहे हैं, उनको पगार है। बाकी ऐसे हजारों मंदिर है, हजारों मंदिर है, मैं जिला का बात करूँगा, ऐसे लाखों मंदिर पूरे महाराष्ट्र में। क्या इसमें पंडित पुजारी नहीं है? क्या पूजा पाठ नहीं करते? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं कि जुम्मा जाते हैं, वो आज़ान रोड लगाते हैं, तो हमारे रोज़ पूजा पाठ सुबह होता है, शाम को होता है। मंदिर का रख रखाव के लिए पैसा लगता है, सीढ़ी के लिए पैसा होता है, मूर्तियों का रख रखाव का पैसा लगता है, कोई पूजा पाठ करते हैं उसके लिए पैसा लगता है, 1 रुपया नहीं देते हैं। लेकिन मौलानाओं को उन्होंने दिया, तो मैं तो स्पष्ट आवाज़ उठाऊंगा, मैं तो स्पष्ट बोलूँगा कि अगर आपने मौलानाओं को दिया तो मेरे पंडित पुजारियों से क्या गलती होगी, उनको नहीं दिया। जैन में भी पूजा पाठ जो करते जैन मंदिर में, उनको नहीं मिल रहा है, ना हमारे सिख जो गुरुद्वारा में उनको नहीं दिया जा रहा है, ना हमारे जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। मैं यहाँ पे मराठी समाज के लोग हैं, कितने होंगे हमारे मंदिर हिंदू जो उत्तर भारतीय हैं, मुश्किल से होंगे। पूरे महाराष्ट्र में लाखों मंदिर में 90% तो मेरे मराठी पंडित पुजारी हैं, उनको 1 रुपया नहीं है। सोचिए उनके बेटे क्या फ्यूचर में पंडित बनना चाहेंगे? नहीं। एक ब्राह्मण समाज जो अगर मंदिर का रख रखाव कर रहा है, उसका लागी है भगवान के साथ, देव के साथ,
वो उसके लिए वो कार्य कर रहा है, उसके लिए नहीं कि उसको पगार दे। जो आपने चढ़ावा चढ़ा दिया बेचारे के घर में, वो जाके खाना पकता है, जो फल दे दिया वो खा लेंगे, जो भी आपने त्योहार के दिन दे दिया, कपड़ा दे दिया, नया कपड़ा पहनेंगे, जो भी पैसा दे दिया उसके बच्चों की परवरिश होती है। बाकी कोई दान नहीं करता है वहाँ पे। जो दान पेटी में डाला जाता है वो मंदिर का जो ओनर होता है लगभग वो रखता है। तो जहाँ तक मेरे पंडित पुजारी के कारण आज एक वातावरण जो दूषित नहीं हुआ वो मेंटेन है। उनके बच्चों से पूछिए क्या पूजा पाठ करें, बोले कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो ये पहल करना चाहिए था कि आपने मौलाना को अगर दिया है तो पंडित पुजारी को दोगे तो आते समय पर हमारे मंदिर का रखरखाव भी होगा, उनके बेटे पोते संस्कृत या बाकी भगवान की वाणी होगी, कथा होगा, वो सब कर पाएंगे, वरना आपको हायर करना होगा जी। तो ये मेरा एक पॉइंट था, इंपॉर्टेंट था। दूसरा, जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम, अगर मैं इसका इतिहास बताने जाऊं तो आप चौंक जाओगे कि जाकिर हुसैन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि उसके नाम से ये मदरसा बनाया किसने। अब मदरसा कहाँ का है? ये केवल अफगानिस्तान में है, ये भारत में है और ये पाकिस्तान में है। जो छत्रपति संभाजी महाराज जिनको कैद किया गया था उस समय, जो उनके सेनापति थे, उन्होंने मद्रासा तक फाउंडेशन डाला था। तो सोचिए, उन्होंने फाउंडेशन डाला, वो चीज़ को हम लेके कांग्रेस ने चालू किया। जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम 2013 में ये सोनिया गांधी ने चालू किया था, जो सेंटर में हर एक मदरसा को पैसा मिले, उसके द्वारा नीचे पैसा जाए और एक अपीसमेंट का काम हो। 2014 के बाद अगर दूसरे बार कभी फंड दिया गया, वह महाराष्ट्र से दिया गया 2024 में। जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के आधार पर 10 लाख रुपए हर एक मदरसा को दिया गया। और मदरसा, मैं शब्द क्लियर बोलता हूँ, बहुत कम है जो जेन्युइन ज़मीन पे है, बाकी कब्जे वैध बोलते हैं, किसी का कब्जा किया हुआ ज़मीन, सरकारी ज़मीन, उधर मदरसा है। अब वहाँ पे 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। भैया पंडित पुजारी को नहीं दे रहे हो पगार, ठीक है, मंदिर का रख रखाव के लिए तो दो। ये हमारी मांग थी कि एक मंदिर का रख रखाव होगा तो आते समय पे वो मंदिर झरझर नहीं होगा और पूजा पाठ होगा। जरूरी नहीं हर एक व्यक्ति सिद्धिविनायक जा पाएगा या शिरडी साई बाबा जा पाएगा, इतना लंबा नहीं। तो हर एक नज़दीक में मंदिर होना जरूरी है, जिसको मेंटेन करना जरूरी है। तो ये चीज़ को मैंने स्पष्ट उठाया था और इसका समर्थन मुझको मिला, संघ के लोग से मिला, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों से मिला कि ये विचारधारा, मैं बोला अगर आपको सनातनी विचारधारा कायम रखना है, जब धर्म ही नहीं रहेगा, उसका पूजा पाठ ही नहीं होगा, तो आप सनातनी विचारधारा को कायम कैसे रख पाओगे? हाँ, मुसलमान के लिए आपने मदरसा को देना चालू किया, मौलानाओं को देना चालू किया, वो तो मेंटेन करते हैं, वो तो जुमा तो नमाज भी पढ़ते हैं, वो तो मुलाकात भी करते हैं। आप बताइए हमारे पास मुलाकात करने का कौन सा आपने बनाया है कि जहाँ पे मेरे हिंदू भाई एक साथ जमा हो सकते हैं? त्योहार के दिन भी हम मंदिर में मुश्किल से लोग जाते हैं क्योंकि अपने अपने घर में पूजा पाठ कर लेते हैं। जी। तो आपका कहने का मतलब है, क्योंकि आप बार बार अपने वक्तव्य में बोलते हैं कि आप आरएसएस के प्रथम शिक्षक हैं। यस। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी जो है आरएसएस की सोच पे चलती है, लेकिन अब ऐसा आपके बोलने से लग रहा है कि आरएसएस की सोच पे बीजेपी चलती है, लेकिन बीजेपी की सोच से देवा भाव नहीं चल रहे हैं। कहीं भेदभाव नहीं लग रहा है आपको सब में? देवा भाव, मैं उनको एज ए एग्जीक्यूटर समझता हूँ। बीजेपी का महाराष्ट्र में इज एग्जीक्यूटर। अगर महाराष्ट्र से कुछ, जैसे यहाँ से वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्र से निकल के अगर गुजरात गया, नहीं जाए, महाराष्ट्र में रिक्वायरमेंट है, लैंड है, फर्टाइल है, एंसिलरी सर्विसेज के पूरे ढांचा तैयार है, एंसिलरी वर्क जो आजू बाजू के लोगों को मिलना था, ये सब निकल गया, ये गुजरात चले गया। हर एक राज्य कोशिश करती कि हमारे पास इंडस्ट्रीज आए। आई हुई इंडस्ट्री गई देवा भाव के समय, तो मैं तो पॉइंट आउट करूंगा। अगर उस जगह पे आप होते तो मैं आपको पॉइंट आउट करता, कैसे गई? महाराष्ट्र की हित की चीज़ थी, कैसे गई? गुजरात में गया, ठीक है ना, इस देश में गया, ठीक है, लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। दूसरा, देवा भाव अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक उनकी सोच अगर हिंदू की तरफ होती तो मैं उनका तारीफ भी करता। लेकिन जब उन्होंने खुद अगर मंत्रालय में बोला कि मैंने 52 मुसलमान जातियों को आरक्षण दिया, मैंने उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, मैंने मौलानाओं को वेतन दिया, मैंने मदरसाओं को 10 लाख रुपया दिया, तो कहीं ना कहीं हिंदू के जहन में भी आता होगा जो मैंने बोल दिया। मैं शायद मैंने आपकी दिल की बात बोली होगी और
हर भारतीय हिंदुओं की दिल की बात बोली कि ये गलत हो रहा है, हमारे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, आप उनको दे रहे हो तो हमको भी दीजिए। और एक चीज़ आपको समझना जरूरी है कि बकरी ईद होती हाँ, मेरा ये सवाल है आपका। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि हर बकरी ईद के दिन अवैध 25 लाख हथियार तैयार होते हैं जो बाद में वो गलत काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदू के बच्चे ना, अगर उनको आज से मजबूत नहीं करोगे, आगे शायद वो तैयार नहीं हो पाएंगे लड़ाई के लिए। गजबा हिंद ये शब्द अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, गजबा हिंद ऐसे नहीं कि अचानक में हुआ। यहाँ से लेके अफगानिस्तान से लेके आगे तक हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक कायम रखा था, हिंदू राष्ट्र बोल सकते हैं आप। वो सिकुड़ सिकुड़ के अगर कम हुआ तो गजबा हिंद हो गया है। अगर पीओके हुआ है तो गजबा हिंद हो गया है। उसको समझना जरूरी है, गजबा हिंद हुआ है क्योंकि उनके हाथ में चले गया है। वो एक मुसलमान समुदाय के हाथ में गया, जो एक अलग राज्य बना हुआ है, पाकिस्तान, सॉरी, एक अलग देश बना है, तो उसके हाथ में चला गया। अब ऐसे ऐसे गजबा हिंद होता है हर एक जगह पे। तो अगर मुसलमान समुदाय एक साथ तैयार हो जाए, एक आज़ान लगा दे और बोले कि आज हमको ये करना है, उनके पास तो हथियार पड़े हैं। बकरी ईद अगर हो रहा है तो उसमें हथियार नहीं आते हैं, क्लियर है। और ये संघ के लोग भी अभी गंभीरता से लेते हैं। जब उनको मैंने बताया कि ये 25 लाख बकरियां कटती नहीं हैं, 25 लाख नए हथियार आते हैं। मतलब 25 लाख नए हथियार नहीं आ रहे हैं, 25 लाख नए ट्रेनर तैयार होते हैं। मतलब 25 लाख नए ट्रेनर तैयार नहीं हो रहे हैं। ये आते हुए हिंदुओं को अगर हथियार उठाना पड़े तो वो तैयारी उन्होंने कर ली है। हम हिंदू खून कट, किसी का बोलते हैं खून देखते हुए आदमी फेंट हो जाए, डॉक्टर को छोड़कर बाकी ऐसा हिंदू नहीं होगा जो फेंट ना हो। तो ये चीज़ पे मैंने सरकार को बोला कि जो बकरी कटती है, कंपाउंड में कटती है, इसके लिए एक लॉ है। वेटेरियन होना चाहिए, वो एक स्पेसिफिक जगह पे कटना चाहिए, उसका लाइसेंस होना चाहिए। आप जाके एक मुर्गी काट के देखिए रोड पे, आपको अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन बकरी अलाउड है। ये सत्ता अगर सत्ताधारी पार्टी केंद्र में या राज्य में हिंदू पार्टी है तो इस चीज़ पे नियंत्रण तो लाना जरूरी है। क्या बकरी काटना जरूरी है कि वो कसाई के यहाँ कटा हुआ लेना जरूरी है? तो ये मैं चाहता हूँ कि हमारी प्रथा ही जो ये लोग कंटिन्यू ये लोग करा रहे हैं ना, कि देखते जाओ ये लोग काट रहे हैं, ये रुकना चाहिए। हो सकता है आते समय पे आपको एक रिट भी दिख जाएगा बॉम्बे हाई कोर्ट में, चाहे मेरे को पेनल्टी लगा दे, कोई वांदा नहीं, कि ये जो बकरियां कटती है ना सोसाइटीज़ में, ये बंद होना चाहिए। क्लियर कट वायलेशन है, एक्ट का है, लॉ का वायलेशन है, ये बंद होना चाहिए। ओके सर, ये इसी के साथ साथ थोड़ा सा धार्मिक बातों पे आ जाए। अगर कोई मुस्लिम परिवार राम मंदिर जाए या कोई हिंदू ईद मनाए, तो क्या इससे भाईचारा बढ़ेगा या विवाद होगा? मानसिकता आपकी पहले से क्या बनी है उस पर निर्भर होता है। एक बोलते हैं सॉफ्टवेयर, हमारे में एक अपनाने का सॉफ्टवेयर है, हमारे में हम सबको अपनाते हैं। हमारी सोच क्या है वो इम्पोर्टेंट है। मुसलमान समुदाय में कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन अगर मदरसा में जाओगे तो सोच समाज को क्या बनाता है, बचपन से जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है कि ये काफिर है, प्रसाद नहीं लेना है, इनके उसमें नहीं जाना है। अब लव जिहाद आपने सुना होगा, ये सब सुना है। कहाँ से ये क्रिएट हुआ है? एक समाज ने उस चीज़ को बनाया होगा। तो वो अपना त्यौहार मनाते हैं, हमको विश करना चाहिए। हम हमारा त्यौहार मनाते, वो विश करते, ठीक है, ज़रूरी नहीं। मेरे घर पे अगर आप आओगे, पूजा होगा, तो मैं हिंदू को प्रसाद देता हूँ, पूछ के नॉनवेज तो नहीं खाया तब देता हूँ। मुसलमान को मैं नहीं देता हूँ प्रसाद, उसको बाकी कोल्ड ड्रिंक दे दूंगा, बाकी चीज़ दे दूंगा, प्रसाद नहीं देता हूँ। कारण है कि शायद उसने कुछ खाया होगा। तो मैं मेरा धर्म को समझता हूँ और उसको मैं अपना के आगे निकलता हूँ। हिंदू मुसलमान को विश कर रहा है, मुसलमान हिंदू को विश कर रहा है, ठीक है, हम अपने आप में सही है। लेकिन जहाँ पे कोई गलत सोच विचारधारा से आए व्यक्ति आ रहा है तो उसको आपको वैसा कन्फ्रंट करना जरूरी है। खुलकर बोलता हूँ। क्या आप ऐसे कोई मुस्लिम नेता या कोई मुस्लिम संगठन के लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हो, आप उनकी प्रशंसा करना चाहोगे? मैं नहीं जानता हूँ एक्चुअली। मैं अपने समाज में इतना डीप चले गया हूँ कि मेरे को भगवा के आगे कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, आप बार बार एक चीज नोट किया मैंने अभी तक, भगवा, हिंदू, सनातन, छत्रपति शिवाजी महाराज,
देवा भाऊ, जिस हिसाब से आप होमवर्क कर रहे हैं और जिस हिसाब से आप उनके बारे में और उस लय में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा आगे नहीं लग रहा है कि आपकी पार्टी बीजेपी के साथ विलय होगी? सत्ताधारी पार्टी के साथ जाना जरूरी है, ओपन प्रैक्टिकल है, क्योंकि मेरे समाज का अगर नुकसान हो रहा है, समझ लीजिए हॉकर्स का नुकसान हो रहा है, अगर मेरी पार्टी साथ में है तो मैं आवाज़ उठा सकता हूँ। ऐसा मत करिए, उसके घर में चूल्हा जल रहा है, आज अचानक उसको बोल दे कि जैसे आपको कोई जॉब पे हो और अचानक मैं आपको नोटिस 15 या 14 दिन का नोटिस, 1 महीने का नोटिस नहीं दूँ और अचानक बोले डोंट कम फ्रॉम टुमारो, आप शॉक हो जाओगे। ज़मीन के नीचे मतलब बोले जाऊँ कहाँ पर, घर पे बोलूँ क्या? वैसे ही वो व्यक्ति बेचारा संघर्ष कर रहा है, अगर उसके घर में कल चूल्हा नहीं जलेगा, किसको फर्क गिर रहा है? उसके बच्चियों का पढ़ाई छोड़ के उसको गांव लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई पोसा नहीं पाते। पार्ले जी आपको भी वो भाव में आता है, मुझको भी वो भाव में आता है। स्कूल का फीस जो आना है वो सेम देना है हमको, ट्यूशन फी उतना ही देना है। ऐसे नहीं कि गरीब को सस्ते में है। तो बेचारे के घर में अगर 1 महीना तक चूल्हा नहीं जल रहा है, नमक रोटी तो खा लेगा, लेकिन बच्चों की परवरिश, पढ़ाई छुड़ाना होगा, गांव पलायन करना होगा। तो आप क्या कर रहे हो, गरीबों को यहाँ पर, जो उत्तर भारतीय जो पर प्रांति है, उसको आप एक्चुअली यहाँ से पलायन करने का रोड मैप बना रहे हो। तो बीजेपी के साथ अगर होता, मैं तो बोलता हूँ होना चाहिए, क्योंकि मैं मेरे समाज को बचा सकता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे को सत्ता में कुछ बेनिफिट लेना है, मैं मेरे समाज की मदद कर पाऊंगा। जो एग्रेसिव स्टेप बीजेपी ले रही है, उसी समाज जिसने वोट करके इनको आगे बढ़ाया, कम से कम उनको मैं आईना दिखा सकता हूँ कि ये समाज ने आपको वोट दिया, ऐसे नहीं करते हैं, ये तरीका नहीं है। एक व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे 6 लोग हैं जिसके घर में चूल्हा जलता है, जो सोचते हैं मेरे पापा आ जाएंगे, कुछ लेके आएंगे, आज खाना पकेगा। तो सत्ता के साथ जाने में कोई गलत नहीं है, और मैं कांग्रेस के साथ तो नहीं जा सकता हूँ, एक चीज़ ये बात तो क्लियर है। और मदद करना है समाज के साथ, अगर आपको ताकत देना है तो आपको सत्ता के साथ जाना जरूरी है। जी, एक नारा हमेशा चुनाव के टाइम चलता है, हर पार्टी आजकल लेने लगी है और सबसे ज़्यादा बीजेपी ही बोलती है, लेकिन सच्चाई क्या है, हो सकता है आप तक पता हो। हिंदू खतरे में है, ये जो बार बार बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है, जाग जाओ, हिंदू खतरे में जाग जाओ, क्या ये राजनीतिक नारा है कि ये सचमुच है? देखो, मैं एक नेता का नाम लेता हूँ, नितेश राणे जी। अच्छा बोलते हैं। पहले वो संघ के विरुद्ध बोलते थे, हाफ चड्डी वाले, जैसे वो बीजेपी में आ गए तो संघी हो गए, उससे बड़ा कट्टर हिंदूवादी हो ही नहीं सकता। तो एक सवाल मैंने एक चैनल पे पूछा कि नितेश राणे जी जो इतना बात कर रहे हैं, इनको तब बोलना चाहिए था जब जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम से जब 10 लाख रुपया मदरसा को दिया गया था, तभी आवाज़ करते ना, तो इनके पापा को टिकट नहीं मिलता, ठीक है ना। इनको तब बोलना चाहिए जब मौलानाओं को वेतन दिया गया ना, कि मत दीजिए या हिंदुओं को भी दीजिए, तो ये आज मंत्री छोड़िए, ये विधायक भी नहीं बनते हैं। तो हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, ऐसे कुछ नेता लोग हैं। हिंदू खतरे में है ये तो सब समझते हैं, लेकिन हिंदू को खतरे में रख के ही सत्ता में आ सकते हो, ये बीजेपी जानती है। हिंदू को मजबूत कर लिया तो काम खत्म, आपका एजेंडा खत्म हो जाएगा, एजेंडा खत्म। हिंदू मुसलमान को मजबूत करते जाओ, उसको सब देते जाओ, और हिंदू खतरे में बोलते जाओ, और हिंदू डर के वोट देगा कि हमारे बारे में कोई तो सोच रहा है, बोल रहा है। अच्छा, आपका एक नगर सेवक का चुनाव जस्ट अभी बीता है, उस समय आपका एक वक्तव्य हमेशा बहुत चलता था, और मुझे लग रहा है कि जो भी उस वक्तव्य को सुन रहा था उसका सीना चौड़ा तो हो जा रहा था। वो था कि उत्तर भारतीय महापौर बनेगा, और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ आप बोल रहे थे। तो क्या ये सिर्फ एक नारा था कि कोई गणित थी आपकी? गणित है इसके पीछे। मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो गणित ये है कि मुंबई आर्थिक राजधानी में जो जनसंख्या बढ़ गई है हमारे उत्तर भारतीयों की, यूपी बिहार झारखंड से आए हुए लोग हैं, समय समय के बाद यहाँ से मेरे मराठी समाज के लोग पलायन करने चालू कर दिए। उसका कारण सत्ताधारी पार्टी उस समय की थी। कारण बताऊं, SRA का जब स्कीम होता है, जैसे कहीं झुग्गी झोपड़ी है तो वहाँ पे एक रूम होगा, नीचे ऊपर एक रूम बना लेते, तो 3 रूम बना लेते, बेचारा बुजुर्ग नीचे रहता था, 2 कपल ऊपर रहते थे। लेकिन जैसे SRA का रूम बन जाता है तो एक ही खोली मिलता है। ये भी मेरा मुद्दा था, इस मुद्दे को मैंने बहुत पहले आगे भी लिया, आंदोलन भी किया, अरेस्ट भी हो गया था कि आप
एक रूम मत दीजिए, कम से कम 1 BHK दीजिए, ताकि एक परिवार वहां रह सके। वरना क्या होता है, वो बुजुर्ग के नाम पे प्रॉपर्टी है लेकिन उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि 2 और बेटे वहां प्राइवेसी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर हम जानवर तो है नहीं, हम्म, तो मजबूरी में वो उनको बेचकर पलायन करके जाना पड़ता है। लेकिन हम्म, इसमें परिस्थिति खराब उस बुजुर्ग की होती है। जब वो प्रॉपर्टी बिका जाता था उस समय समझ लो 30-40 लाख में, तो 10-10 लाख 2 लोग ने ले लिया, एक पिताजी को 10 लाख मिला। पिताजी को देखने कोई नहीं आता है, क्योंकि बेटे अलग हो गए। जब साथ में होते तो देखभाल होता था, खाना दवाई इलाज होता था। तो अगर हिंदू यहाँ से मराठी समाज पलायन हुआ, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और इसके लिए बात करते थे कि हम आपस बुला लेंगे हमारे समाज को। कैसे बुलाओगे? आपने खुद खदेड़ा उनको, आपकी स्कीम ने खदेड़ा, आप लोग ने पैसा बनाया, उनको यहाँ 1 BHK दे देते तो बताइए ना, साथ में यहाँ रहते। कलवा वगैरह आगे निकल गए। तो यहाँ पर जो जगह खरीदने वाले लोग थे उस समय, जो संघर्षी उत्तर भारतीय, उन्होंने खरीदना चालू किया। और एक हिसाब से जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बसी, SRA स्कीम बनी, तो बहुत सारे उत्तर भारतीय आ गए। तो एक गणित है कि मेरे उत्तर भारतीयों की जनसंख्या यहाँ मेरे मराठी भाइयों से ज़्यादा हो गई है। मैं मुंबई आर्थिक राजधानी का बात कर रहा हूँ। और एक गणित ऐसा था कि मराठी समुदाय 3 पार्टी में बटा हुआ है। उद्धव में बटा है, शिंदे में बटा है, और राज ठाकरे को भी वोट देगा, कहीं ना कहीं बीजेपी को देगा, कांग्रेस को भी देगा। मेरा उत्तर भारतीय यहाँ जो जिनका शोषण हो रहा है, OBC SC ST समाज है, या जो हॉकर्स है, जो गरीब है, ये समाज कम से कम अगर साथ में खड़ा होता है, अपने आप को ताकत देता है, तो अपना महापौर बना पाएगा। सिंपल गणित थी। लेकिन समाज क्या है, वो समय लेता है। समाज को प्रमाण चाहिए कि आप कितना एग्रेसिव, आप जा रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो। हमने वो दिखा दिया। चुनाव आते आते हमने देखा कि हम लोग अगर चुनाव में उतरते हैं, अच्छी तरह लड़ लेते हैं। 125 के ऊपर तो फॉर्म्स आ गए थे, AB फॉर्म देने का प्रयास भी था कि दे देते हैं। बाद में हुआ कि हमारे कारण ऐसा ना हो कि जिसके विरुद्ध हम बात कर रहे हैं, उद्धव के विरुद्ध हम बात कर रहे हैं, हमारा वोट, हम मतलब बीजेपी का वोट हो या शिंदे का वोट हो, उत्तर भारतीय का वोट 400-500 पकड़ लीजिए, 200-300 पकड़ लीजिए, यहाँ पे 48 वोट से एक सांसद हारा हुआ है, मतलब अमोल कीर्तिकर आप बोल सकते हैं। जब रविंद्र वाइकर जीते हुए, करेक्ट, 48 वोट बड़ा चीज़ नहीं होता है। और वो क्षेत्र से जिताने का अगर प्रयास किया तो उत्तर भारतीय विकास है ना, क्योंकि हमारा गढ़ वही है। तो अगर हम 100-125 लोग को लड़ा लेते हैं और 200-500 वोट लेते हैं, हमारे कारण कहीं ना कहीं बीजेपी या शिंदे का वोट गणित कम होता है, और शायद कुछ सीटें कम होती थी, उसके वजह से यही आ जाते। तो दाग लग जाता है पार्टी को कि देखो तुम्हारे कारण है ना, ये आप जिसके विरुद्ध बात किए वही सत्ता में आ गए। तो एक बहुत सीरियस कॉल लेना पड़ा नेशनल टीम को, स्टेट टीम को, कि हम लोग कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। तो आज नहीं कल लोगों को ये तो गणित आ गया कि उत्तर भारतीयों की जनसंख्या अधिक है। अगर ये एक साथ खड़ा हो जाए, एक दिन अगर खड़ा हो जाए, तो ये केवल विधायक नहीं, ये डिप्टी CM भी चुन सकती है। अब वो समय पर निर्भर है कि मेरा समाज कब एक साथ संगठित होगा। आपके इस आपको लगता है बार बार जो कहे कि मुंबई का महापौर उत्तर भारतीय होगा, इसमें एक लॉस क्या हुआ? इसमें जो पहले से पार्टियों के साथ जुड़े नगर सेवक थे, उनकी टिकट भी कट गई। यहाँ तक कि हर पार्टी इस बार सबसे कम उत्तर भारतीयों को टिकट दी है, और कहीं ना कहीं इसका दोष आपके ऊपर डालती है कि हमारे समाज का एक आदमी इतना मुंबई का माहौल ख़राब किया और बार बार चिल्लाया कि उत्तर भारतीय महापौर बनेगा। हर पार्टी सोचने लगी कि ऐसा लग रहा है कि कल इनके नगर सेवक ज़्यादा हो गए। आप देखेंगे कि हर साल की तुलना में इस बार, हर नगर सेवक की तुलना में इस बार सबसे कम नगर सेवक हुए। अच्छे नगर सेवकों का टिकट काटा गया और नए लोग को दिया भी नहीं गया। तो कहीं नहीं लगता कि ये आपकी गलती है? बीजेपी, आप अगर विधानसभा चुनाव अगर देखोगे, अगर संजय निरुपम एक नाम है जिन्होंने चुनाव लड़ा था नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्या उसको टिकट दिया? नहीं दिया। देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी रह चुके हैं संजय उपाध्याय, ठीक है, वो कारण से उनको टिकट मिला। अगर आप विधानसभा का चुनाव में गणित देखेंगे तो मेरे को बताइए कितने उत्तर भारतीयों का नंबर बढ़ा? अगर हमारी जनसंख्या तभी तो मैंने आवाज़ तो उठाया नहीं था कि उत्तर भारतीय महापौर बनना है।
उस समय कितना टिकट दिया गया? जब उस समय देखा गया कि हमारी जनसंख्या अगर 40-45% क्रॉस होती है, कम से कम हमको टिकट नंबर्स जो मिले, अच्छा नंबर मिले, तो बीजेपी ने तो दिया नहीं। और जहाँ तक महापौर का सवाल है, ये पहले से डिफाइंड था कि महाराष्ट्र में, मुंबई में, आर्थिक राजधानी में, उत्तर भारतीय जमाने में, जैसे दुबे, जो भी नाम आप ले सकते हो, उस समय ये मंत्री रह चुके, कृपा शंकर, ये एमओएस रह चुके हैं, उस समय वो लोग ने राज किया, इतिहास होगा। उसके बाद कभी भी उत्तर भारतीय, चाहे हमारी जनसंख्या 60% बढ़ जाए, हम कभी भी आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये पार्टियां कभी भी आपको टिकट नहीं, भूल जाइए, सत्ता में लाना भूल जाइए, आपको टिकट नहीं देगी, आपको यूज करके लेगी। तो अगर उत्तर भारतीय महापौर बनेगा, ये अगर क्लियरिटी आ गया लोगों के बीच में, वोटर्स के बीच में, आज नहीं कल इसका बेनिफिट समाज को मिलेगा। टिकट नहीं दिया ना, ठीक है ना, आप उतर सकते थे चुनाव में, आप आवाज तो उठा सकते थे समाज के लिए, वो भी नहीं किया। मांगने वाले बहुत लोग मांगते हैं, लेकिन समाज के लिए आगे आने के लिए वो लोगों ने क्या किया? चलिए ये छोड़ दीजिए, उत्तर भारतीय विकास सेना से कितने लोगों ने टिकट मांगा, ऐसे बड़े बड़े पार्टियों में जो नेता हैं, कुछ लोग आए, लेकिन उनको ब्रांड ही चाहिए, उनको ब्रांड के पास जाना, क्योंकि ब्रांड सत्ता देगी, वहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। आज बोलिए, बीजेपी के अगर आप मुंबई के अगर कमेटी की बात करोगे, बहुत सारे उत्तर भारतीय को उन्होंने लिया है, नंबर गणित में उसको याद नहीं है, मैं बता सकता हूँ, कुछ 32 लोगों को उन्होंने कमेटी में लिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिया। लेकिन हॉकर्स का मुद्दा जब चालू हुआ और रिक्शा वालों का मुद्दा चालू हुआ, कितने उत्तर भारतीय लोग ने आवाज़ उठाया? क्योंकि बीजेपी जानती है कि मेरे यहाँ पर महाराष्ट्र में जितने उत्तर भारतीय हैं, ये लगभग कमज़ोर लोग हैं, ये कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। इन्होंने खुल के विरोध भी नहीं किया, टिकट भी नहीं मांगा ढंग से, इसके लिए नहीं मिला, इसके लिए नहीं कि मैंने आवाज़ उठाया कि उत्तर भारतीय महापौर बनेगा। ये कमज़ोर हो जाते हैं। आप बीजेपी कोई ज्वाइन कर लेगा, कल वो कमज़ोर होगा, जी हजूरी करने चालू कर देगा। जब आप कमज़ोर होते हो, खुद के लिए जब आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो, तो समाज के लिए कहाँ से उठाओगे? जो खुद कमज़ोर बन जाता है, वहाँ जाकर जो समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है, वो टिकट कहाँ से मांग सकता है? वो हारा हुआ बन के जाता है, वो सरेंडर होके जाता है। तो बहुत सारे जो टिकट नहीं मिले, इसलिए नहीं मिले कि हमारे लोग को नहीं दिया गया, हमारे लोग ने मांगा ही नहीं, वो बिलीव करते हमको नहीं मिलेगा। धरना दे सकते थे, मराठी समाज के कितने लोग ने देवेंद्र फडणवीस के सामने धरना दिया, उनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, उनके सामने धरना दिया, यहाँ तक कि मातोश्री के बाहर बहुत सारे मराठी समाज लोग ने धरना दिया कि भाई हमारे लोग को मिलना चाहिए टिकट। बताइए कितने उत्तर भारतीय समाज ने दिया? हमारे लोग वंचित होते हैं, जब पीड़ित होते हैं, मारा जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, वो बताइए मेरे को। कमजोर समाज है, अगर ऐसे पार्टी में जाओगे, भूल जाइए, आप वहां पे टिकट भी मांग सकते हो, नहीं मिलेगा। अलग से आप जब तक खड़ा नहीं होते हो, आवाज़ नहीं बनते हो, तब तक आपको नहीं मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ, महापौर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उत्तर भारतीय महापौर भी बन सकता है। वो यहाँ का अगर भूमिपुत्र है तो बनाने में क्या गलत है? अगर हमने पहला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर हमने मराठी को बनाया था, गोविंद पंत, ये मराठी है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसका सबसे पहला मुख्यमंत्री एक मराठी हो सकता है, तो क्या महाराष्ट्र के मुंबई में एक उत्तर भारतीय महापौर नहीं बन सकता है? एक टर्म नहीं बन सकता है? नफरत कहां पर है? पार्टी नहीं चाहती है, बीजेपी नहीं चाहती है कि उत्तर भारतीय आ गया है, खुलकर बोलता हूं। और हमारे जो भी लोग वहां पर है, नेता है, मैं नहीं मानता उनको नेता। जो अपने समाज को पीटता हुआ देखता रहे, वो नेता नहीं। जब राज ठाकरे ने आवाज, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, ये उनके एडवोकेट की बोली है, मेरी नहीं है, ये उनके एडवोकेट हमारे एडवोकेट को बोलते हैं कि शुक्ला जी बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट चले गए, वरना ये कम से कम 5-6 हज़ार लोग को पीटते। ये वही इतिहास दोहराते 2008 और 9 का, क्योंकि मारने से सत्ताधारी पार्टी को वोट कितना मिलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मार रहा था उस समय मुंबई में जितनी सीट है, सेकंड नंबर पे मन से आया था, सेकंड नंबर पे। और जो सत्ताधारी पार्टी है वो 1 नंबर पे आती है, क्योंकि हम उत्तर भारतीय मार खाने के बाद सत्ताधारी को वोट देते। उस समय कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिला था मुंबई का। अगर मैं उस समय का सीट का बात करूँ, 36 का 35 सीट थी, 36 नहीं थी, 35 थी उस समय। तो कांग्रेस नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे मनसे थी। तो मनसे नोज इट कि जब मैं मारता हूं ना ये समाज के, तो मेरे समाज के लोग मुझको वोट देते हैं। तीसरे नंबर पे आ गई थी शिवसेना, चौथे नंबर पे बीजेपी थी। 2009 का गणित आप निकाल लीजिए, मुंबई के 35 सीट के बारे में। इस समय जब मेरा समाज पीटा जा रहा था, मैंने ये नहीं पूछा कि मेरे साथ कौन है, मैंने सिर्फ मेरे घर में बताया कि मैं एक काम करने जा रहा हूं मेरे समाज के लिए,
कुछ भी हो जाएगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे समाज के लिए आवाज़ उठाऊंगा, मैं आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट गया तो मैंने किसी से पूछा नहीं कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और मेरे समाज के लोग से पूछेंगे 99% लोग ना बोलते थे। लेकिन ये कोर्ट में जाने से कम 5-6 हज़ार लोग को पीटा नहीं गए, ये आप समझ लीजिए, वरना ये तो उधम मचा देता। जी। अच्छा, आप बार बार अपने वक्तव्य में कहते हैं कि उत्तर भारतीय समाज को मुंबई में इतना कुछ खास नहीं मिला है, और मिला भी तो बहुत पहले मिला है। एक डेटा है, गणित है मेरे पास। उत्तर भारतीय को ही होम मिनिस्टर महाराष्ट्र बनाया गया, कृपा शंकर सिंह। 2009। ठीक है। उत्तर भारतीय को ही मंत्री बनाया जाता है रमेश दुबे। 2009 के पहले। उत्तर भारतीय को ही एनसीपी अपने कोटे से मंत्री बनाती है चंद्रकांत त्रिपाठी। बहुत पहले की बात कर रहे हो आप। विधायक व मंत्री करंट में भाजपा बनाती है कुछ समय पहले विद्या ठाकुर। एक सीट है जो उत्तर भारतीय बेल्ट है। विधायक बनाती है संजय उपाध्याय, बोरीवली। बहुत खास है देवा भाव के। विधायक नालासोपारा से बनती हैं पंडित स्नेहा दुबे। चॉइस नहीं है, पूरा उत्तर भारतीय गढ़ है, 80% उत्तर भारतीय है। शिवसेना एक एमएलसी देती है, पहला एमएलसी 92 में देती है घनश्याम दुबे जी को। सौभाग्य है। आज काफ़ी ऐसे मंदिर के ट्रस्ट और बोर्ड पे उत्तर भारतीय बैठे हुए हैं, जैसे आप करंट में देखेंगे सिद्धिविनायक के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी। क्या लाभ हुआ समाज को? समाज को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं। समाज को लाभ क्या हुआ? रिप्रेजेंट तो बहुत लोग हैं यहाँ पे उत्तर भारतीय में। 5 नेता गिना दूं जो बीजेपी में है, लेकिन कभी भी मेरे समाज को पीटा गया, कभी भी आया मेरे साथ कंधे से कंधा लगा, अच्छा पीछे तो खड़े हो जाइए, अच्छा खड़े मत हो रही है, कम से कम मेरे लिए आवाज़ तो उठाइए, अच्छा मेरे लिए आवाज़ मत उठाइए, कम से कम बोलिए कि शुक्ला जी जो कर रहे हैं उसके लिए साथ दीजिए। बताइए ऐसे 5-6 नेता जो उत्तर भारतीय के जो मेरे साथ खड़े थे, या कृपा शंकर ले लो या जो भी नाम है, मैं इन किसी को नेता नहीं मानता हूँ। पहली बात, इनमें कुछ वो पुराना जमाना था, कृपा शंकर जो बन गए, मैं वही बता रहा हूँ ना, इतिहास है। जब उनसे भी बात हुई तो मैंने बोला भाई सुनिए जी, ये इतिहास है, आप बन गए, आपके समय, आज जनसंख्या हमारी बढ़ गई है, हम ज़्यादा शोषण आज हो रहा है, आपके समय भी हुआ था, आपने आवाज़ नहीं उठाया। जब राज ठाकरे जब अन्याय कर रहे थे उस समय आप एमओएस थे, आपने आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन आज तो मैं तो उठाऊंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। मेरे समाज को मैं सुरक्षित देख सकता हूँ। तो आपने जितना भी बताया ये सब 2009 के पहले की बात है। इतिहास होगा, आते समय पर हमारी जनसंख्या बढ़ते जाएगी और हम यहाँ और शोषित होते जाएंगे, और यहाँ पर भूल जाइए आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जब तक आप अलग खड़े होकर आवाज़ नहीं उठाते हो अपने समाज के लिए। आप क्यों खड़े हो रहे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे लोग यहाँ पे सक्षम लोग हैं। गुजरात से जो लोग पलायन होते हैं 86-70% सक्षम लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो लेबर होंगे या बोलते हैं नॉन क्वालिफाइड क्लास में होंगे। हमारे लोग 90% गरीब हैं, गरीब हैं एक्चुअली। 2% 3% जो होंगे जो समर्थवान होंगे, जिसको फर्क ही नहीं गिरता है, उसको कुछ फर्क नहीं गिरता है, उसको सत्ता के साथ जाना उसका काम होता है। जो 90% वंचित है, गरीब है, जिनका शोषण हो रहा है, और जो ओबीसी SC ST है, जिनको आज तक आरक्षण नहीं दिया गया है यहाँ पर जन्म होने के बावजूद, उसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? जब तक अलग खड़े होके, चलो बीजेपी में मैं बोलता हूँ आज आप कर लीजिए, मैं मेरी पार्टी को मैं अपने विलय कर दूंगा। आप मेरे ओबीसी SC ST को आरक्षण दीजिए, जिस तरह आपने मौलानाओं को वेतन दिया, मदरसाओं को 10 लाख दिया, छोड़ दीजिए वो मत दीजिए। आपने 52 मुसलमान की जातियों को देवा भाव ने दिया, आज आप कर लीजिए, मैं मेरी पार्टी को आप में विलय कर देता हूँ। मेरा काम क्या है पार्टी का? मेरे को कुछ अलग नहीं करना है, मेरे को मेरे समाज को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप लोग रिप्रेजेंट करके अगर आप लोग कर पाते हो तो ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, नहीं तो मेरे को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। आज नहीं अनंत काल तक हम उठाएंगे, मैं नहीं उठा पाऊंगा तो मेरे आते हुए जो लोग हैं इस पार्टी को जो टेक ओवर करेंगे वो लोग आवाज़ उठाएंगे। जी। कॉरपोरेशन इलेक्शन के समय पंडित सुनील शुक्ला पूरी मुंबई में एक बहुत ही फेमस नाम था, लेकिन उस समय 2 बातें चल रही थी। हो सकता है आपके पास भी कहीं से सोशल मीडिया से आई होगी। पहली बात तो चल रही थी कि पंडित सुनील शुक्ला के पीछे पूरी फंडिंग जो है वो MNS की है। कहीं ना कहीं MNS के लोगों को उनके कार्यालय का भी एड्रेस पता है, उनके घर का भी एड्रेस पता है, हर छोटी छोटी चीज़ को ढूंढ लेते हैं। तो पंडित सुनील शुक्ला की आवाज़ क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो लोगों का मानना था कि आपको पूरी डील, पूरी फंडिंग जो है और पूरा सपोर्ट MNS से मिल रहा है कि आप जितना चिल्लाओगे उतना ही उत्तर भारतीय वोट एक तरफ जाएगा, या आप वोट काटोगे बीजेपी का, लेकिन एक लोकल
वोटर जो है वो एमएनएस के प्रति जागरूक होगा। पहला पहला ये था। दूसरा, कहीं ना कहीं चुनाव खत्म होते ही ये माहौल ये फैला कि बीजेपी ने एंड मोमेंट में पंडित सुनील शुक्ला को सेट कर लिया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अगर 500,000 वोट भी काटते हो हर वार्ड में तो सिर्फ और सिर्फ लॉस बीजेपी का होगा। आपका जो मुद्दा है कि एमएनएस न आए, जो भी पर प्रांतीय को पीट रहे हैं वो सत्ता में न आए, उनको रोकना है तो आपको अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करना होगा। जहाँ तक फंडिंग का सवाल है, ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी है जो सुनील शुक्ला को खरीद सके। ठीक है, माता रानी के आशीर्वाद, भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका भाई सक्षम है। दूसरा, मनसे के विरुद्ध अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, कोई और नेता क्यों नहीं उठाया? एक सुप्रीम कोर्ट अगर मैं गया हूँ, एक ही कारण गया हूँ, जब कोर्ट में कुछ चीज़ जाता है तो सामने वाला आदमी का आक्रामक कम होता है। उसने यहाँ तक कि अपने वीडियो में बोला कि मारो, मतलब एक सभा में कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो डेफिनेटली मैं तो यूज़ करूँगा और करते रहूँगा। अगर विरोध में मेरे को जाना है तो मैं पूरा जाऊँगा। मैंने बीजेपी का सुन के अगर चुनाव में नहीं उतारा, ये सेकंड सवाल था। पहला था कि मैं वो सत्ता में या साथ में लाए, एक साथ हो जाए। देखो वो समाज है ना, मराठी समाज समझदार है। उनको 6 सीट आई है ना तो शिवसेना के कारण आई, उद्धव के कारण आई है, उनके बलबूते नहीं आई है। मैं तो ये बोलूँगा शायद अगर शिवसेना कांग्रेस के साथ जाती, उद्धव अगर कांग्रेस के साथ जाते, क्योंकि मुसलमान ने प्रमाण 2 बार दे दिया। लोकसभा में प्रमाण दे दिया था, विधानसभा में दे दिया, जबकि वर्सोवा विधानसभा से एक मुसलमान समुदाय से एक जीता हुआ व्यक्ति अरुण खान। तीसरे बार महानगर पालिका में अगर शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस साथ में जाती, ये मैं राजनीतिक गणित बता रहा हूँ जो मेरा इंटरेस्ट है, तो इनको कोई नहीं हला सकता था, क्योंकि मुसलमान तो थर्ड टाइम तो कंफर्म थप्पा मारता। तो जो राज ठाकरे साहब को जो 6 सीट आई है उनके बदौलत नहीं आई है, वो शिवसेना के कारण आई है। मैं तो बोलूँगा कि उद्धव का कम हुआ, ये राजनीतिक गणित है। मैं मेरे समाज को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता, इसके लिए मैं विरोध में गया। चुनाव तो साल के बाद हुए। आप मेरा क्रिमिनल रेट देखोगे ना, 1 साल पहले का है, तब तक चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुए थे। जब इन्होंने व्यासपीठ पे बोला मारना, और मेरे ऑफिस में 32 लोग आए थे। मेरे ऑफिस में नहीं आए थे ऐसा नहीं है, उसका वीडियो बताऊंगा आपको। 32 लोग आए थे, उनको लगा कोई भैया होगा। जब मैं मराठी में वार्तालाप चालू कर दिया तो इनको लगा ये तो अपने हैं। बोला माझा आडनाव बाजूला ठेवा, मी इकडचा भूमिपुत्र आहे, मला शिकवू नका की मराठी कशा बोलायचं आणि महाराष्ट्राबद्दल। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मेरे को मत सिखाओ, मेरा रोल मॉडल है, बाला साहेब मेरे रोल मॉडल है। ठीक है ना, मैं मेरे समाज के लिए बात कर रहा हूँ। तो मेरे समाज के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपके समाज के विरुद्ध क्यों जा रहा हूँ, ऐसे क्यों सोच रहे हो? अब मेरा समाज वंचित है। अगर आपको विरोध में बात करना है तो आप देवा भाव के विरुद्ध में बात करें, जिन्होंने मुसलमान समुदाय को उतना आरक्षण दिया। तो मैं मेरे ओबीसी SC ST का आरक्षण का बात कर रहा हूँ, तो इसमें गलत क्या बात है? आवाज़ तो उठाएगा, हम तो आवाज़ उठाएंगे। मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, मैं अपने आप को अगर महाराष्ट्र का समझता हूँ, मराठी समझता हूँ अपने आप को, तो मैं आवाज़ उठाऊंगा मेरे बाकी लोगों के लिए। बीजेपी ने कभी मुझको बैठने नहीं बोला। हाँ, उनके लोग मेरे संपर्क में थे कि आप जो कर रहे हो शायद हमको नुकसान होगा। हमारा कॉल था कि क्या हम चुनाव में उतरने से हम वोट जो खा लेंगे, उसके कारण शायद मन से, और हो सकता है कि उद्धव की सरकार कायम रहे, वो दाग लगेगा। और कभी ना आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि आप एक स्टेप पीछे लेने से समाज का क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने वो काम किया कि अगर सत्ता में अगर वो आ जाते हैं तो और शोषण होता। तो बीजेपी ने बोला, इसके लिए मैं चुप बैठा नहीं। वो मेरी गणित थी कि सत्ता किसका आएगा, मेरी सत्ता तो नहीं आ सकती, बहुत क्लियर है। हम वोट काट लेते हैं, 125 150 जगह पे उतार के हम वोट काट लेते हैं, लेकिन उससे नुकसान होता था। शायद वही सत्ता आती जो आवाज़ मार रही है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो एक कैलकुलेटिव डिसीजन है वो एक प्रैक्टिकल डिसीजन हमने लिया। कुछ मुझको ऑफर किया गया नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑफर करोगे तो ये आदमी सुनेगा नहीं। तो कोई ऑफर मुझको नहीं आया, मैंने अपना कैलकुलेटिव स्टेप लिया। ओके। एमएनएस के मुंबई अध्यक्ष आपके साइड से, आपकी पार्टी के साइड से, आपके कार्यकर्ताओं के साइड से
हर जगह बैनरबाजी हो रहा था कि जुड़ोगे तो बचोगे, जुड़ के रहोगे तो बचोगे, उद्देश्य था। उन्होंने, अध्यक्ष संदीप देशपांडे जी ने कहा था, जुड़ोगे तो भी पीटोगे। तो किसी मीडिया ने पूछा था कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया था कि मेरा कहना है कि अगर मराठी का अपमान करोगे, भाषा का अपमान करोगे, जुड़ोगे तो भी पिटोगे। तो क्या गलत कहा था? भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो मराठी भाषा हो या गुजराती हो, उत्तर भारतीय हो, मद्रासी हो, क्योंकि भाषा ये हमारी पहचान है। एक दूसरा, ये हमारे देश की एक धरोहर है। आज मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं अपने आप को पहले मराठी बोलता हूँ, और कोई भी मराठी भाषा का यहाँ अपमान करेगा या किसी और राज्य में जाके मराठी समाज का अपमान करेगा, तो मैं उसी नज़र से देखूंगा जो देश पांडे देख रहा है। गलत है वो। और कहीं पर भी आपने मुझसे नहीं सुना होगा कि मैं इस भाषा का अपमान करता हूँ, मैं तो इसे अपना मानता हूँ एक। लेकिन कोई भी अपमान करता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन मारना ठीक है, आप मार के कर सकते हैं, हम समझा के कर सकते हैं। तो उनका बोलना अगर भाषा पे था तो मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। हाँ, भाषा पे ही था, क्योंकि मैं भाषा उसे का गलत अपमान नहीं नहीं कर सकते आप। भाषा का अपमान नहीं कर सकते हो। जी जी। हमारे एमएनएस के चीफ माननीय राज साहब ठाकरे जी 2-3 बार अपनी सभा में कहे, और अच्छे से समझाते हुए कहे कि आप उत्तर भारतीय यहाँ आकर जो इन नेताओं से सवाल पूछते हो कि रोजगार दो, रहने की व्यवस्था दो, घर दो, सब कुछ इनसे जो मांग रहे हो, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में अपने नेताओं के साथ ये सवाल करते हो कि रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लाई जा रही है कि लोगों को पलायन करके मुंबई में आना पड़ रहा है? पलायन मुद्दा नहीं है, पलायन नहीं है। अगर मुझको वहाँ सब कुछ मिल रहा है और मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा। क्या गुजरात से लोग पलायन होकर बाकी राज्य में नहीं गए? गुजरात का 1/3 पॉपुलेशन कम क्यों हुआ? लोग पलायन करके अपॉर्चुनिटी के आधार पर वो बाहर जा सकते हैं। संविधान बताता है, आर्टिकल 90 to 24 आपको राइट देता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, स्पीच है, फ्रीडम टू लाइवलीहुड है। आप डिसाइड कर सकते हैं कहीं पर भी जाके कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। देश संविधान से चलता है, हम इसको अलग आज तक नहीं कर चुके। तो आज संविधान के आधार पर कोई पलायन कर रहा है। अभी एक बात बोलिए, कोई आईएएस ऑफिसर जब यहाँ आके एग्जाम दे रहा है तो यहाँ आईएएस बन रहा है, तो क्या वहाँ से कोई स्किल्ड लेबर आके यहाँ पे काम नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है? सेकंड, कोई भी राज्य में कोई किसी को बुलाता नहीं है, स्वयं आदमी डिसाइड करता है कि कहाँ जाके उसको क्या कार्य करना है। वहाँ काम नहीं है, इसके लिए वो यहाँ आ रहे हैं, वो एक करेक्ट चीज़ है। लेकिन यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ कुछ दे के जा रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, राज्य को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, मतलब इस राज्य को, महाराष्ट्र को कंट्रीब्यूशन मिलता है। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप देखोगे ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक 70-80% आउटसाइडर्स लोग हैं जी। उसमें से बहुत सारे यूपी बिहार से होंगे, झारखंड से होंगे, उड़ीसा से होंगे। तो ये आके यहाँ पे इस राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बना है, 70-80% योगदान जो होगा लेबर क्लास का, जो लेबर खटता है, वो आउटसाइडर्स है। तो आउटसाइडर यहाँ नहीं आए तो विकास कहाँ से होगा बताइए? राज्य का विकास के लिए पलायन अगर कोई कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, इसके लिए नहीं कि वहाँ से भगाया जा रहा है। तो वहाँ जितने भी लोग हैं रहते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ खाली हो गया है। बस जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, आदमी ट्रैवल करता है, संवैधानिक रूप से वो कर सकता है। तो राज ठाकरे का बोलना है कि वहाँ नौकरी क्यों नहीं है? भाई मुंबई में अगर आर्थिक राजधानी है तो सभी का है, वो देश की राजधानी अगर दिल्ली है तो सभी का है। तो उसके लिए हम सीमित नहीं कर सकते हैं। अगर सोचिए बाहर के लोग यहाँ नहीं आते तो मुंबई आज जो है वो वैसे नहीं होती। जी, आप अच्छे एक देशभक्त और एक अच्छे समाज सेवक के साथ एक अच्छी बातें सोचते भी हैं, तो आपने एक ऐसे आदमी को देशभक्त के साथ तुलना कैसे कर दी? लॉरेंस बिश्नोई, आपने उनकी तुलना भगत सिंह के साथ कर दी, ऐसे क्यों? आपको लगता है दोनों कॉमन है? उस समय ना भगत सिंह को भी टेररिस्ट माना जाता था। ही वॉज कॉल्ड एज टेररिस्ट, नोटिंग होता है टेररिस्ट बोलकर, जबकि वो एक क्रांतिकारी थे। उस समय वो लड़ाई उन्होंने लड़ा एक अंग्रेज के विरुद्ध। मैं उनमें भगत सिंह देखता हूँ, अगर ये मैंने बोला हूँ, कारण वो एक हिंदू विचारधारा, एक देश राष्ट्र की विचारधारा के हिसाब से हैं।
और राष्ट्रीय विचारधारा अगर किसी में हर एक व्यक्ति में अवगुण है, गुण है, तो मैंने गुण को आधार पे मैंने बताया कि मुझको उनमें भगत सिंह दिखता है। और केवल मैं नहीं, अगर देश के 140 करोड़, मैं तो बोलूँगा उस समय जितने फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस जो चैनल्स पे चलते थे, लगभग सबका एक ही हिंदू जो सनातनी थे, उनकी सोच जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो बोल दिया, लेकिन वो चीज़ अगर लोगों ने कबूल किया तो उनके भी जहन में यही चीज़ होगा। हर एक में अच्छाई और बुराई होती है, मैंने उसकी अच्छाई को देखा, शायद उस अच्छाई को लेके मैंने ये टिप्पणी की और लोगों ने इसको सराहना किया, चैनल वाले लोगों ने इसको सराहना किया और वो चीज़ को उन्होंने माना कि ये खूबियाँ हैं, हर एक व्यक्ति में खूबियाँ, मैंने खूबियाँ ढूंढी सर, बस खूबियाँ मैंने ढूंढी, आप ये बोल सकते हो। जी। राज साहब ठाकरे ने एक मुहिम निकाला था मुंबई में कि हर मस्जिद से भोंगा हटनी चाहिए, जितनी आवश्यकता है आवाज़ की उतनी होनी चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा चिल्लाने वाले भोंगे नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ही साउंड पोल्यूशन होता है। तो आप इस चीज़ का सपोर्ट करके उनका समर्थन करते हैं? 100% 100% करता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में जो भी कीर्तन भजन कर रहा हूँ वो मेरे घर तक सीमित है, बाजू वाले दरवाजे बंद करके मैं करता हूँ, खोल के नहीं करता हूँ। भोंगा लगा के आप केवल हिंदू नहीं, बहुत सारे मुसलमान भी डिस्टर्ब होते हैं, जो काम पे जाते हैं, 5 बजे आप उठा देते हो उनको, 7 बजे उठा देते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे यहाँ जब त्यौहार होता है तब हम परमिशन लेके भोंगा लगाते हैं, वो इसलिए करते हैं कि यहाँ पे कार्यक्रम है उस सुनने के लिए, मतलब लोग वो सुन के वहाँ तक पहुँचे। अब मस्जिद है, सबको मालूम है, टाइम पे जाना है, अज़ान लगना है, घर पे भी क्लॉक है तो आदमी नमाज़ पढ़ सकता है। तो आप जब वो भोंगा यूज़ करते हो तो लिटरली पूरे माहौल, पूरे एरिया में, एक जगह से नहीं, वार्ड जगह से अगर भोंगा आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक न्यूसेंस वैल्यू होता है, और बहुत सारे मुसलमान समुदाय इस चीज़ से सहमत है। और सरकार ने कॉल लिया है और राज ठाकरे ने जो एक कॉल लिया, तो हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं, क्योंकि एक हिंदू विचारधारा की सोच से वो आ गया है, केवल वो भोंगा नहीं था। हम ये सोच रहे थे कि शायद इनमें वो बाला साहेब की छवि आ रही है, शायद उस छवि के कारण हम इनको एक हिंदू हृदय के रूप में हम देख पाएंगे। वो अलग बात है कि उन्होंने अपना एजेंडा ही बदली कर दिया। जी सर, एक आखिरी सवाल, जो लोग आपसे बहुत ही तेजी से जुड़े थे कॉरपोरेशन इलेक्शन के पहले और कॉरपोरेशन इलेक्शन तक, बहुत ही तेजी से जुड़े थे, हर समय देखा जाता था सोशल मीडिया पे कि आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, आज हमारे साथ नगर नाला सवारा की ये हैं, इनको ये पद दिया गया, ये अवार्ड की दिया गया है, डिंडोशी हुआ, मलाड हुआ, जोगेश्वरी हुआ, हर जगह के। आज सब एक ही बात कर रहे हैं कि चुनाव खत्म हुआ तो सुनील शुक्ला गायब है एकदम। अब क्या सुनील शुक्ला फिर से मुलाकात या सोशल मीडिया पे या फिर बातों को लेकर अगले चुनाव पे दिखेंगे? अभी तक राज ठाकरे का केस चालू है बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो ये चीज़ क्लियर है। चैनल को मैं बाइट नहीं दे रहा हूँ, एक अलग चीज़ है कि हाँ केस चालू है, ठीक है, तो कोर्ट सुनवाई करेगी, जो भी है कोर्ट आदेश देगा। नियुक्ति पत्र जो देने का काम है वो अभी भी चल रहा है। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के अध्यक्ष चुने गए हैं, जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं, चैनल कवर नहीं करता है। और जहाँ तक ग्राउंड वर्क है कंटिन्यू चल रहा है, एक्टिविटी चल रही है, लोगों को मदद करने का काम हो रहा है। पुलिस स्टेशन में कुछ मुद्दा होता है तो लेटर नोटिस चले जाता है या कोई रिप्रेजेंटेशन चले जाता है, यहाँ तक कि हॉकर्स के मुद्दे के लिए प्रेजेंट करने के लिए बीएमसी हेडक्वार्टर में हमारी पूरी टीम जाती है। रिक्शा का जो मैटर आया था उस समय माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को भी एक नोटिस दिया गया हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, लोग भी गए थे। हमने इसको हवा नहीं दिया क्योंकि उनका जो बोलना था मराठी सीखना चाहिए, हम उसको गलत नहीं मानते हैं, लेकिन हमने उनको ये बोला कि अब टर्मिनेट जो करने का सोच रहे हो लाइसेंस का, सर ये शब्द निकाल दीजिए, वरना मैं कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दूंगा कि आप अनएम्प्लॉयड कर रहे हो। वो रिक्शा पे ईएमआई भर रहा बेचारा, आप बोलते हैं अचानक उसका लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब सर फिर मैं आर्टिकल लेकर मैं आपके विरुद्ध चले जाऊँगा, ये जो आपका मुहिम ना पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब इसको एक लिमिट में चलाइए, ठीक है ना। तो एग्रेसिवली वी आर वर्किंग, बट हम दिखना चाहिए हर एक जगह पे, हर एक चैनल पिकअप करना चाहिए, मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ। समाज का कार्य करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, लोग जुड़ते जाएंगे। इस विचारधारा को क्लियर है कि कोई समाज के लिए कम से कम खड़ा है और आवाज़ उठा रहा है, और
लोग बोलते हैं कि जो प्रमाण आपने दिया किसी ने आज तक इतिहास में नहीं दिया। मैं बोलता मैं पहला व्यक्ति नहीं, मेरे बाद ऐसे 10 लोग और आएंगे जो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत तो हमने की है, क्योंकि लोगों को ये बताना जरूरी है कि जान आपके हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये सोचिए कि कोई व्यक्ति आपका जान लेगा, ये मूर्खता है। अगर भोलेनाथ पे विश्वास है, अगर उनको आप पूछते हो, अगर वो लेंगे तो ये व्यक्ति पे काहे डरते हो? जी तो निडर होके आगे बढ़िए, बाकी समाज आपके साथ है। सर, जाते जाते मैंने पूरे पॉडकास्ट में आपका एक फिक्स मुहावरा या एक फिक्स लाइन है जो नहीं सुन पाया, जो कि मैंने आपके सारे इंटरव्यू में सुना है। जो दौड़ता है वही जीतता है, और जो लंगड़ा है वो कैसे, कुछ तो है इस पे आपने कुछ जो हर वीडियो में आपके मेरे पॉडकास्ट में नहीं गिरते है। हैं से सवारी मैदाने जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले हैं। जी जी तो गिरते हैं, डेफिनेटली आप मैदाने जंग में हो तो ही गिरोगे। जी कम से कम आपने एक पहल की है, आपने एक शुरुआत की है, आप दिख पा रहे हो। और ज़रूरी है समाज में, मैं तो बोलता हूँ मेरे जैसे अगर 10 लोग आ जाएं समाज का उद्धार करने के लिए, हम किसी के विरोध नहीं जा रहे हैं, कोई समाज के विरोध ना, सनातनी विचारधारा है। तो पहली बात, कट्टरवादी हिंदू है बोल देते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं है कि उत्तर भारतीय पहला नंबर और बाकी दूसरे नंबर पे नहीं। मेरे लिए सब हिंदू एक हैं, और इसको ताकत देना जरूरी है। क्यों आते तो समय कि आपके जैसे 10 लोग, मेरे जैसे 10 लोग भी हो जाए काफी। आप देखेंगे तो समाज में आपसे बड़े 20 एनजीओ ऐसे हैं जो उत्तर भारतीयों के लिए काम करते हैं, पैसे से, पावर से, बल से, सबसे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि उन 20 में कोई भी एक नहीं है जो आपकी तरह काम कर रहा है? सर, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता हूं जो समाज जब पीड़ित होता है, देखो हर एक आदमी कमाता है, खाता है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं। उसके घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा, अगले दिन वो नमक रोटी बना के खा लेगा, वो सोचेगा 4 दिन के बाद पैसा आ जाएगा, वो कभी मांगने नहीं जाएगा किसी के पास। अब कोई कार्यक्रम रख लेता है, वहाँ चले जाता है, मान सम्मान देगा, भगवान का कार्यक्रम होगा, हम चले जाएंगे। लेकिन जब समाज जब वंचित होता है, जब वो पीड़ित हो रहा है, जब उस पर कोई शोषण हो रहा है, उस समय मैं देखता हूँ कि कोई तो खड़ा होकर आवाज़ उठाए। अच्छा, दूसरे पार्टी में लोग हैं उत्तर भारतीय, लेकिन नहीं उठा पाते हैं। उनका कारण होगा शायद वो राजनीतिक तौर पे वो उनको दबाया गया, चाहे वो खुद दबे हुए होंगे, या शायद उनका कोई आर्थिक चीज होगा जो नुकसान नहीं करना चाहते होंगे। जान, जमीन और जेल, इसकी ना मेरे को कभी चिंता ना थी, ना है, ना रहेगी। समाज के साथ मैं हूँ, और समाज को मैंने प्रमाण दिया हूँ। और मैं समझता हूँ समाज आज जागरूक नहीं होगा तो कल होगा, क्योंकि ये तो शुरुआत है। आते समय हमारे लोग और यहाँ बढ़ते जाएंगे। कहीं ना कहीं हमको ताकत बनाना होगा, और उस ताकत के लिए मैं पूरे समाज से निवेदन करता हूँ, अपनी ताकत नहीं बनाओगे, अगर झुंड नहीं बनाओगे तो आपका सुनवाई नहीं होगा, आपका रख रखाव नहीं होगा, ना आपका देखभाल होगा, ना आपके बारे में कोई सोचा जाएगा, ना पूछा जाएगा। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ 56 इयर्स के बहुत ही यंग पंडित सुनील शुक्ला जी, और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही यूथ, ऐसे ही यंग बने रहें आप, क्योंकि आपकी ज़रूरत और बहुत ज़्यादा है समाज को। और अपनी बातें बेबाक रखने के लिए धन्यवाद, और आप जैसे ही लोग हमें हमारे पॉडकास्ट में चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।